वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। ये वीडियो ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद के अंदर बनाई गई है और इस वीडियो के अंदर हम एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट एंड लाइसेंस के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसके अंदर हमने लाइसेंस को भी प्रॉपर्ली डिस्कस करना है, एक्विजिशन और जितना भी इस एक्विजिशन की डिटेल्स हैं सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मैं एक्विजिशन के बारे में आपको बता देती हूँ। एक्विजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ हासिल करना। तो एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट का मतलब है कि आप क्या हासिल कर रहे हो, ईजमेंट को हासिल कर रहे हो। सही है। तो मैं ज़रा इस पेन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो एक्विजिशन जो है लाइसेंस की शक्ल में भी आपको मिल सकता है। अब हम जैसे जैसे इस टॉपिक को मूव ऑन करते जाएंगे तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगा कि इसमें लाइसेंस को किस तरह से आपने लिखना है, एक्विजिशन की क्या क्या बातें लिखी गई हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। Long ago, when people started living in homes and using land, they also made rules about how to share land with others. One of these rules is called easement. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सालों पहले लोग घरों में रहते थे और लैंड्स के ऊपर उन्होंने घर बनाए होते थे। ठीक है। अब वो जो लैंड है अगर खेत के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और साथ वाले लोगों की लैंड भी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो क्या होगा कि अगर दो लोगों की लैंड एक दूसरे के साथ शेयर हो रही है। शेयर का मतलब ये है कि एक ये लैंड है, ठीक है, और एक दूसरी लैंड है और एक ये दूसरी लैंड है। अब यहाँ पे डिफरेंट मालिक हैं लैंड्स के। अब ये सारी लैंड एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, क्या हो रही है, शेयर हो रही है लैंड। तो इस प्रोसेस को हम ईजमेंट कहते हैं। यानी कि शेयर होने का मतलब ये है कि अगर पानी इसकी लैंड से आ रहा है वही पानी इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, लेकिन बेवजह ये पानी नहीं जाएगा। होगा क्या कि इसकी लैंड पे तो पानी आ रहा है लेकिन इनकी लैंड पे पानी नहीं आएगा। तो इन दोनों के मालिक क्या करेंगे कि पहले वाले बंदे से कहेंगे कि प्लीज़ आप हमें ईजमेंट दे दें। ईजमेंट किस चीज़ की वो मांग रहे हैं, पानी की, कि आपकी लैंड पे जो पानी आ रहा है प्लीज़ आप हमारी लैंड्स पे भी उसको ले आएँ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ईजमेंट। तो ये इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग लैंड। शेयरिंग लैंड मीन्स कि आप किसी और की लैंड से अपनी लैंड को फ़ायदा पहुँचा रहे हो। अगर किसी और की लैंड पे पानी आ रहा है तो आप अपनी लैंड तक उसको पहुंचा रहे हो, यानी कि आप उसके साथ लैंड शेयर करके फ़ायदा हासिल कर रहे हो। इसको हम ईजमेंट कहते हैं। ईजमेंट को अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैंने ईजमेंट के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पे एक आई का साइन आपको इस तरह से शो हो रहा होगा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ईजमेंट की वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। दूसरी लाइन में लिखा है, थिंक ऑफ दिस, यू हैव अ हाउस एंड समवन एल्स हैज अ हाउस नेक्स्ट टू योर्स। टू रीच द रोड दे हैव टू वॉक थ्रू योर लैंड। इफ they are allowed to do that is called an easement. It means that one person is allowed to use a small part of another person's land for something important like walking through or using water. अब देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ईजमेंट के बारे में बताया कि अगर आपका घर किसी ऐसी लैंड पे बना है जहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और जो दूसरा वाला लैंड है किसी और की लैंड जो आपके साथ जुड़ी हुई है और वहाँ पे भी किसी का घर बना है, उसकी लैंड पे बाहर से आने जाने का रास्ता है, तो आप क्या करोगे, साथ वाले घर से यानी कि साथ वाले नेबर से क्या होगे कि अपनी लैंड से मेरी लैंड पे रास्ता ला दें। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से जो इस घर में जो इस लैंड पे रहता होगा वो क्या करेगा कि उस साथ वाले लैंड से उस रास्ते को यूज़ करेगा, लेकिन वो उसकी पूरी लैंड तो यूज़ नहीं कर रहा ना, सिर्फ उस रास्ते को यूज़ कर रहा है। तो वो रास्ता क्या हुआ, ईजमेंट हुआ। ठीक है। यानी कि किसी का रास्ता यूज़ करना, छोटा सा एक पाथ पे बना होगा उसको हम ईजमेंट कहेंगे। या फिर अगर किसी की लैंड से आपको पानी आ रहा है तो पानी का भी एक खास डायरेक्शन होगा। पूरी लैंड पे थोड़ी वो पानी बिखर है, जाहिर बात है, सिर्फ एक डायरेक्शन पे कोई पाइप के थ्रू वो पानी आपकी लैंड तक आ रहा है, तो वो पाइप क्या हुआ, ईजमेंट हुआ। तो यहाँ पे इसी तरह बताया जा रहा है कि ईजमेंट क्या होता है। आखिरी लाइन में लिखा है, दिस रूल्स एग्जिस्ट इन मैनी कंट्रीज एंड इन पाकिस्तान इज रिटन इन लॉ कॉल्ड एज द ईजमेंट एक्ट 1882। तो यहाँ पे आखिरी पॉइंट पे ये बताया गया है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ईजमेंट जो है मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये रिटन लॉ में मौजूद है। कौन सा रिटन लॉ, वो रिटन लॉ ये है ईजमेंट एक्ट 1882। यानी कि अगर आपको ईजमेंट के लॉज जानने हैं, ईजमेंट के लॉ को समझना है, तो आपने क्या करना है, ईजमेंट एक्ट को खोलना है इंटरनेट से, वहाँ पे आपको ईजमेंट से रिलेटेड जितने लॉज हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, मिल जाएंगे। तो ये हो गया ईजमेंट के बारे में। यानी कि इसके इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, इसके इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमने ये पढ़ा कि ईजमेंट क्या होती है। अगर आपने बार बार इंट्रोडक्शन को चेंज नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं कि ईजमेंट के जब आप नोट्स बनाएं अपने लिए तो अब ये कर लें कि ईजमेंट का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है सारा का सारा, उसका आप इंट्रोडक्शन एक ही बना लें।
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक ही आंसर अटेम्प्ट करना है, यानी कि ईजमेंट का जो क्वेश्चन है 2 आएंगे, ठीक है, यानी कि टॉर्ट एंड ईजमेंट का जो पेपर है आपका, टॉर्ट में से ऑब्वियसली आपको आएंगे कम से कम 8 और ईजमेंट से आएंगे 2। कितने हो गए? 10 हो गए। 8 के अंदर 2 प्लस करें तो 10 हो जाते हैं। तो अगर ईजमेंट से 2 आएंगे, 2 में से 1 आपको अटैम्प्ट करना है, और टॉर्ट में अगर 8 आए हैं तो उसमें 4 अटैम्प्ट करना है। तो कितने हो गए? 4 और 5, 4 और 1 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ईजमेंट में से एक ही अटैम्प्ट करना है। तो जब आपने एक ही अटैम्प्ट करना है तो आप कोशिश करें एक ही इंट्रोडक्शन बना लें, एक ही ईजमेंट की मीनिंग बना लें, एक ही ईजमेंट का डेफिनेशन बना लें। उससे क्या होगा कि आपके सर पे बोझ नहीं आएगा याद करने का। आपको एक ही दफ़ा ईजमेंट की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन अच्छा सा बना के रख लें साइड पे, वही याद कर लें। तो उसको आप ईजमेंट के सारे टॉपिक्स के साथ डाल दें। यानी कि ईजमेंट के कितने टॉपिक्स हैं? 4। पहला टॉपिक है ईजमेंट एंड इट्स काइंड्स, दूसरा टॉपिक है एक्यूजेशन ऑफ ईजमेंट, तीसरा टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ ईजमेंट, एक्यूजेशन के अंदर लाइसेंस भी आ जाता है। चौथे के अंदर है रेमेडीज ऑफ ईजमेंट, यानी कि ईजमेंट अगर कोई तोड़ते हैं तो उसको हासिल कैसे किया जाता है। तो टोटल 4 बन जाता है, ठीक है ना। बुक के अंदर 4 ही मौजूद थे, ठीक है। अब 4 ये ईजमेंट के टॉपिक हैं, इनमें से 2 आएंगे पेपर के अंदर। तो करना क्या है, आपने इन चारों के लिए एक ही आंसर बना लें ईजमेंट का, यानी कि आंसर आप एक ही यूज़ करेंगे चारों पे, लेकिन साथ में आपने इनके अपने आंसर भी बनाने। यानी कि अगर आप एक्यूजेशन का टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं तो इसमें से एक्यूजेशन वाली हेडिंग्स आप तैयार कर लें अपने लिए, एक्यूजेशन को अलग से तैयार कर लें, ईजमेंट के काइंड्स को अलग से लिख लें, अपना एक्सटेंशन को अलग से लिख लें और रेमेडीज़ अलग से लिख लें, ठीक है। आपने इनको अलग से तैयार कर लिया, ये बन गए आपके 3 से 4 पेजेस, इनके बन गए। सपोज यहाँ पे 3 पेजेस तो सिर्फ इनके बन गए। पीछे से आपने 4 पेजेस बनाए हुए हैं ईजमेंट के, यानी कि जिसमें आपने ईजमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ, ईजमेंट की डेफिनेशन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, हर चीज़ आपने ईजमेंट की थी। 4 से 3 पेजेस तो उसके बन गए। बाकी के जो पेजेस हैं आपने उन चैप्टर्स के बना लिए, ठीक है। अब पेपर में क्या करना होगा कि आपके ऊपर बोझ कम टॉपिक्स का आएगा, यानी कि आपको बार बार नए सिरे से इंट्रोडक्शन नहीं याद करना पड़ेगा ईजमेंट का। आप ईजमेंट का इंट्रोडक्शन एक ही दफ़ा तैयार करेंगे, वही आपने जो है चारों पे अप्लाई करना है, क्योंकि पेपर में आपने एक ही दफ़ा अटैम्प्ट करना। तो ज़ाहिर बात है एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि आपने जो है एक ही आंसर बनाया हुआ है, वही आप सब में डाल रहे हो, ठीक है। तो ये एक खास टिप है आसान तरीके से तैयारी करने का, ठीक हो गया। अब हम इसकी लॉज देख लेते हैं, रेलेवेंट लॉज ऑब्वियसली इसमें 2 ही हैं। पहला इसमें ईजमेंट वाला आएगा एक्ट, ऑब्वियसली जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस कर लिया था कि इस जो ईजमेंट एक्ट है 1882, इसी के अंदर ईजमेंट के सारे लॉज मौजूद हैं। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्यूजेशन पढ़ रहे हैं। तो एक्यूजेशन जो है सेक्शन 8 to 18 में आएगा, यानी कि अगर एक्यूजेशन आपको हासिल करनी है, लाइसेंस का पोर्शन अगर आप कर रहे हो तो आपको सेक्शन 8 to 18 जो है इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको सेक्शन 8 to 18 से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सॉरी पॉइंट्स आएंगे। इसके अंदर आप लिमिटेशन एक्ट भी डाल सकते हो। लिमिटेशन एक्ट के बारे में मैंने ईजमेंट की काइंड्स के अंदर, यानी कि जो पिछली वीडियो नहीं है जिसका मैंने बताया था, वहाँ से जाके देख लें। उसके अंदर मैंने लिमिटेशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि लिमिटेशन जो है कितना इंपॉर्टेंट है ईजमेंट के अंदर। तो लिमिटेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर टॉपिक आई का साइन शो हो रहा होगा, उसके अंदर मैंने लिमिटेशन के बारे में प्रॉपर्ली बताया कि लिमिटेशन एक्ट क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये ईजमेंट के अंदर ज़रूरी है। तो वो सारा आप वहाँ से जाके देख लें, ठीक हो गया। तो लिमिटेशन शॉर्टली भी बता देती हूँ कि इसका पर्पज़ क्या है। जो लिमिटेशन एक्ट होता है ना, ये ईजमेंट में इसलिए अप्लाई होता है कि आप किसी से किसी वक्त तक ईजमेंट लेते हो, तो कितने वक्त तक आपने ईजमेंट ली, कितने वक्त बाद आप कोर्ट पे जाके केस कर सकते हो। तो जो टाइम बाउंडेज लगा होता है ना हर चीज़ पे, तो उसको हम लिमिटेशन कहते हैं, ठीक हो गया। इतना ही बता दिया। अगर आप बारीकी से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें लिमिटेशन की। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ ईजमेंट। अब मीनिंग ऑफ ईजमेंट में आपने मीनिंग ऑफ ईजमेंट एक्सप्लेन कर देना आसान अल्फाज में कि जो ईजमेंट है वो एक राइट होता है जो एक इंसान यूज़ करता है किसी और की लैंड से, चाहे वो लैंड कोई स्मॉल वॉकिंग थ्रू के लिए बना रहे हो, या पानी के लिए बना रहे हो, या एयर के लिए बना रहे हो, किसी भी मकसद के लिए आप किसी और की लैंड यूज़ कर रहे हो, चाहे वो पानी हो, पानी की नीयत से यूज़ कर रहे हो, रास्ते के लिए यूज़ कर रहे हो, इन चीज़ों को हम ईजमेंट कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लेना, यहाँ पे भी ऑब्वियसली मैंने वही डेफिनेशन डाली हैं जो मैंने पहले ईजमेंट के चैप्टर में डाली थी, ठीक है। यानी कि जो मैंने आपको रेफरेंस दिए थे ना कि ईजमेंट की ये वीडियो जाके देख लें, तो उनके अंदर भी मैंने एज इट इज़ यही डेफिनेशन डाली गई है, वो इधर डाल दी, ठीक है। अब ब्लैक डिक्शनरी ने क्या कहा, ईजमेंट मीन्स यूजिंग सम असेट्स लैंड एज सर्टेन वे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्लैक डिक्शनरी वो कहता है कि भाई किसी और की लैंड अगर आप यूज़ करते हो किसी मकसद के लिए, किसी रीज़न के लिए, तो उसको हम ईजमेंट कहते हैं। रीज़न क्या होता है कि रास्ता नहीं आपकी लैंड में तो आप किसी और की लैंड यूज़ कर रहे हो। दूसरा रीज़न है कि पानी नहीं आपकी लैंड पे आता, आप किसी और की लैंड से ले रहे हो। तो ये सारे होते हैं रीजंस। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहता है, इफ़ योर हाउस कॉल्ड एज अ डोमिनेंट लैंड गेट्स हेल्प फ्रॉम अनदर लैंड कॉल्ड एज अ सर्वियंट लैंड लाइक यूजिंग अ पाथ और वाटर, दैट्स ईजमेंट। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है कि अगर आपका जो घर है
वो हेल्प ले रहा है किसी और की लैंड से, या अगर आपकी लैंड किसी और की लैंड से हेल्प ले रही है, इसको हम ईजमेंट कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, जो मैंने दूसरी वीडियो ईजमेंट की बनाई है आप वो वाली देख लें, जिसमें मैंने प्रॉपर्ली डोमिनेंट टेनेंट के बारे में बताया कि डोमिनेंट लैंड वाला कौन होता है, डोमिनेंट सर्वेंट लैंड वाला कौन होता है। सही है, इनके ऊपर भी मैंने उसी के अंदर ही वीडियो बनाई है, इसलिए मैं आपको बार बार फोर्स कर रही हूँ वो पहले देख लें, उसमें प्रॉपर्ली ईजमेंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तब ही आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे जो जस्ट थोड़ा बहुत ही ईजमेंट आएगा, यहाँ पे फिर एक्विजिशन के चैप्टर शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैंने ईजमेंट को इसलिए इसमें डाला हुआ है ताकि आप ये ना सोचें कि एक्विजिशन में सिर्फ एक्विजिशन ही डालना, ऐसा नहीं होता। जब भी आप एक्विजिशन या एक्सटेंशन या जो भी टॉपिक आप अटैम्प्ट कर रहे हो, उसकी स्टार्टिंग पे आपको इसी तरह ईजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसलिए आपको कह रही हूँ कि ईजमेंट का एक अलग से आंसर बना लें और इन चैप्टर्स का अलग से बना लें, ताकि आप पेपर में एक ही दफ़ा एक ही जगह पे लिखा हुआ ईजमेंट को तैयार कर लें, और जब एक्विजिशन आ जाए तो आपने करना क्या है कि ईजमेंट को जो बनाया हुआ आंसर है वो आप अप्लाई कर दें, लिख दें स्टार्ट पे, फिर उसके बाद अगर एक्विजिशन का आ गया ईजमेंट लिखने के बाद एक्विजिशन को डाल दें। ठीक हो गया, उस आंसर कर दें। इस तरह आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आप पे बर्डन नहीं आएगा ज़्यादा चीज़ों को बार बार याद करने का, यानी कि आप डेफिनेशंस बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा डेफिनेशन बना लेंगे ईजमेंट की, वही आप बार बार इन चारों टॉपिक्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली ये तो हम पढ़ चुके हैं। आखिरी लिमिटेशन है, इसमें लिखा है ऑल्सो इंक्लूड सिमिलर राइट्स एंड रूल्स अबाउट लिमिटेशन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अंदर भी यही बताया जा रहा है कि ईजमेंट के राइट्स हम कैसे हासिल करते हैं और किस किस तरह उन पर लिमिट्स लगती हैं। ठीक हो गया, आगे कोर्ट केस। अ कोर्ट इन साउथ नाइजीरिया सेड ईजमेंट मीन्स एक्स्ट्रा राइट्स लैंड ओनर माइट हैव ओवर समवन एल्स लैंड। अब एक नाइजीरिया का केस है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये नाइजीरिया में एक हुआ था ना, इसमें कहा गया कि आप किसी और के अगर लैंड से फ़ायदा लेते हो तो आपको ज़्यादा उसकी लैंड से फ़ायदा मिलता है। बस इतनी सी बात इसमें लिखी गई है। अगर आप इस केस की मालूमात लेना चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं आपको ये केस एक्सप्लेन कर दूँगी। आप कमेंट में बस लिख देंगे एक्सप्लेन दिस केस लॉ ऑफ नाइजीरिया, तो मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। अगली हेडिंग मेन आइडिया अबाउट द ईजमेंट। ईजमेंट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, यू कांट जस्ट से this is my right, you have to get it legally, you can get it by permission, using the land for a long time, customs and needs। यहाँ पे ये कहते हैं कि आप किसी और की लैंड से अगर रास्ता लेना चाहते हो, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मेरा हक बनता है रास्ता लेने का, ऐसा नहीं होता। रास्ता लेने के कुछ तरीके होते हैं। रास्ता लेने के तरीका सबसे पहले है परमिशन। मैं ज़रा इसको साफ़ कर दूँ। पहला है परमिशन, यानी कि अगर आप किसी और की लैंड से रास्ता लेना चाह रहे हो, यानी कि आपकी ये लैंड है और यहाँ से आप रास्ता लेना चाहते हो दूसरी की लैंड से, तो आप क्या करोगे, उनसे परमिशन लोगे जिनकी वो लैंड है। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे लिखी है यूजिंग द लैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर ये जो लैंड का ओनर है आप इसको बगैर बताए पिछले 20 सालों से उसकी लैंड से रास्ता यूज़ कर रहे हो, तो इस तरह से भी आपको कोर्ट कहेगी कि ठीक है आपने पिछले 20 सालों से इसकी लैंड से रास्ता यूज़ किया और बाद में यही लैंड वाला अगर आपको रोकता है तो आप कोर्ट पर जाकर कह सकते हो कि मैं पिछले 20 से 30 सालों से इस लैंड को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास लीगल राइट मौजूद है। सही हो गया, एक ये मेथड भी। उसके अलावा कस्टम्स, ओल्ड हैबिट मीन्स कि आप उसकी लैंड से रास्ता यूज़ कर रहे हो और वो यानी कि जैसे गांव देहातों में होता है ना कि लोग एक दूसरे के घरों में घुस जाते हैं आराम से, और मतलब बच्चों में भी अक्सर होता है। पुराने ज़माने में मेरे फादर अक्सर कहते थे कि हम लोग जब छोटे बच्चे होते थे, जब अजान होती थी या भूख लग जाए तो हम किसी के घर में भी घुस के खाना खा लेते थे, या जो परदादा हो गए तो वो लोग भी अक्सर ऐसे बातें कहते थे कि गांव देहातों में ये चीज़ कॉमन है। शहरों में तो ये चीज़ नॉर्मली नहीं होती ना, लेकिन गांव देहातों में अक्सर एक फ्रेंडली माहौल होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बड़ी सी 2 लैंड्स हैं, ये लैंड होगी अली की, ये लैंड होगी इमरान की। अब इमरान साहब क्या करेंगे, इसकी लैंड में चलना फिर शुरू कर देंगे, ऐसे टहलने लगेंगे। अली क्या करेंगे, इसकी लैंड पे आके जो कुआं है इसकी लैंड में इमरान के, वहाँ से पानी लेंगे। तो उनकी आदत बनी होगी एक दूसरे की लैंड पे आने जाने की। तो ये क्या हो गया, इनका कस्टम हो गया, यानी कि पुरानी आदत है। अब इस कस्टम की हेल्प लेके भी इमरान की जो आने वाली नस्ल है, औलाद है, इनहेरिट पीपल होंगे, तो उनके पास भी, बच्चों के पास भी ये राइट होगा कि वो इसकी लैंड को यूज़ कर सकते, क्योंकि वो प्रूव कर देंगे कि हमारे पास पुराना कस्टम है कि हम अली के लैंड पे आते जाते रहते थे। तो इस तरह से कस्टम को वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा नीड, मजबूरी, नीड को कहते हैं मजबूरी। अगर किसी और की लैंड पे पानी नहीं है या रास्ता नहीं आ रहा, रास्ता नहीं चलने फिरने का, तो आप किसी और की लैंड से पानी अपनी लैंड पे ला सकते हो, मजबूरी का कह के। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। तो ये 4 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए कि आप इन रीजंस को जब रखोगे ना तो आपको आराम से जो है ईजमेंट मिल सकती है। द पर्सन who owns the land that needs the easement is called the dominant owner. The person whose land is being used is called a servant owner.
यहाँ पे कहना है कि जिस बंदे को लैंड की जरूरत है उसको हम डोमिनेट ओनर कहते हैं। जो बंदा अपनी लैंड देता है, सर्व करता है कि भाई मेरी लैंड से आप रास्ता निकालो या मेरी लैंड से आप पानी लेके अपनी लैंड पर डालो, उसको हम सर्विट ओनर कहते हैं। अगला पॉइंट है हु कैन गेट ईजमेंट, सेक्शन 12 ऑफ द ईजमेंट। अच्छा, सेक्शन 12 मैंने डाला तो आपने लाजमी डालना है, क्योंकि सारे मार्क्स जो है ना बूस्ट आपको सेक्शन से होते हैं। यानी कि आपने हेडिंग तो दे दी, हेडिंग से तो चलो आपको मिल गए 10 नंबर या 6 नंबर आपको हेडिंग से निकला है, बाकी के सारे नंबर्स आपको सेक्शन से मिलते हैं। यानी कि अगर आप सेक्शंस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो कि हर सेक्शन में लिखा क्या गया। अब ये सेक्शन किस लिए यूज़ हो रहा है? ये सेक्शन यूज़ हो रहा है हाउ टू गेट ईजमेंट, यानी कि हु टू गेट ईजमेंट, यानी कि ये सेक्शन 12 आपको ये बताता है कि किन लोगों के पास राइट है ईजमेंट को यूज़ करने का, यूज़ ऑफ ईजमेंट। सही है, तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनर क्या देखेगा कि आपने सेक्शन को एक्सप्लेन किया सही से कि हाँ ये यूज़ ऑफ ईजमेंट है। चलो आपको यहाँ से उन्होंने दे दिए 5 नंबर या 3 नंबर, ठीक हो गया, या 2 नंबर, सही है। तो इस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जब आप सेक्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हो कि जो ये सेक्शन है वो ये बताता है कि किस बंदे को राइट्स मिलेंगे, तो आपको यहाँ से बूस्ट हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप रैंडमली इधर उधर से कुछ भी हेडिंग्स डाल रहे हो तो उसके आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते जितने आपको सेक्शन डाल के एक्सप्लेन करने के मिलते हैं, ठीक हो गया। 2-3 चीज़ों से मिलते हैं, एक तो सेक्शन डालने से, उसके अलावा केस लॉ एक्सप्लेन करने से, क्योंकि आप कोई केस लॉ का इस टॉपिक के साथ डालो ना कि भाई इस टॉपिक का जो रिलेशन है फ़लाँ केस लॉ में मौजूद है, उस केस लॉ को अच्छे से हेडिंग्स में डाल के अच्छे से एक्सप्लेन करो पैराग्राफ में, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। आपको आराम से पंजाब यूनिवर्सिटी में 75 to 80 तक भी मिल सकते हैं अगर आप केसेज और सेक्शन और सारा कुछ बहुत बारीकी से लिखो, ठीक हो गया। अब इसमें हेडिंग्स देखते हैं हम क्या क्या हेडिंग्स दिए हैं सेक्शन 12 में। यहाँ पे लिखे ओनर और पर्सन इन पोजेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि ईजमेंट वो मांग सकता है जिसके पास लैंड की ओनरशिप हो, यानी कि इसकी लैंड से गुजरने का रास्ता वही मांग सकता है जिसको मजबूरी हो और जो खुद ही लैंड का ओनर, यानी कि ये बंदा लैंड का ओनर भी है और उसको मजबूरी भी है कि इसकी लैंड पे कोई आ नहीं सक रहा, यानी कि इसकी लैंड पे आने जाने का रास्ता नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, ईजमेंट ले सकता है। इसके अलावा ईजमेंट इतने आसानी से किसी और को नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इफ़ यू ओन द लैंड और लिव ऑन इट यू कैन गेट एन ईजमेंट फॉर द गुड यूज़ ऑफ द लैंड, यानी कि अगर आप उस लैंड में रहते हो और आपको दूसरे की लैंड से गुजरना है या किसी और की लैंड को यूज़ करना है अपनी लैंड तक पहुंचने के लिए, तब ही आपको जो है ईजमेंट मिलती है। सही है, ऐसा नहीं होगा कि आप जो है उस लैंड पे, यानी कि आप रहते, ये एक बंदे की लैंड वो इतने दूर है और आप इस बंदे से कहते हो कि मुझे ईजमेंट हो, तो ऐसा नहीं होता। आपको ईजमेंट तभी मिलेगी जब आपको दूसरी लैंड से फ़ायदा पहुंचे, यानी कि अगर आपकी लैंड ये है और आप इसकी लैंड से अगर फ़ायदा लेना चाहते हो तो आप कोर्ट में कहोगे कि मेरी लैंड ये यहाँ पे है, फंसी हुई है, कोई रास्ता नहीं है, पानी इस पर नहीं आ पा रहा या कोई भी रीज़न है, तो आपको कोर्ट कहेगी ठीक है आप अपने साथ वाली लैंड से मदद ले लें। लेकिन जिसकी लैंड है ही दूर और उसके लैंड पर पानी भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, या पानी अगर नहीं भी आता तो इसकी ड्यूटी बनती है अपने साथ वाले लैंड से मदद ले, ना के किसी और लैंड वाले से जो कि बहुत दूर है उससे क्या कि भाई ईजमेंट हो। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि अब मदद तब भी लो तो जहाँ पे आपको लगे कि भाई साथ वाले लैंड पे पानी आ रहा है या रास्ता है, तो आप उसकी लैंड से ईजमेंट ले सकते हो। सही हो गया। और आप कोशिश करो आप खुद ही उस लैंड के ओनर हो, यानी कि जिस लैंड पे पानी नहीं आ रहा है, जिस लैंड पे प्रॉब्लम है, आप उसी के ही ओनर हो। सही है, ऐसा ना आप ओनर किसी और लैंड के और आप फलां बंदे किसी और बंदे से जाके कहो कि भाई मुझे ईजमेंट दे दो। वो कहेगा किस चीज़ की ईजमेंट दो, तुम्हारी लैंड तो इतने दूर है, मैं तो साथ वाले को ही दे पाऊंगा मुश्किल से ईजमेंट, क्योंकि मैं तो यही तक ही कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। सही हो गया। अगला है ओनर। इफ मैनी पीपल ओन लैंड टुगेदर वन पर्सन कैन गेट द ईजमेंट एंड इट विल हेल्प ऑल ऑफ देम। होगा यानी कि जिसकी लैंड साथ जुड़ी होगी वो ओनर दूसरे वाले लैंड ओनर से कह सकता है कि आप हमें ईजमेंट दे दें क्योंकि हमारी लैंड पे रास्ता नहीं आने का या पानी नहीं आ रहा, तो को ओनर्स को मिल सकती है। या फिर एक ही अगर लैंड हो बड़ी सी तो जो कोई बाउंड्रीज ना लगी हो, लेकिन फिर भी लैंड का पानी सिर्फ आधे हिस्से की लैंड पे आ रहा है और इस तरफ नहीं आ रहा, और ये वाला जो लैंड ओनर है, लैंड एक ही है लेकिन इस एक ही लैंड के 2 ओनर्स हैं, और 2 ओनर्स का मतलब ये है कि इस लैंड की आधे पोर्शन का मालिक कोई और है, आधे पोर्शन का मालिक कोई और है, लेकिन लैंड एक ही है। तो इसमें क्या होगा कि इसकी लैंड पर पानी आ रहा है और वो पानी ज़्यादा ज़्यादा सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच रहा है, और दोनों भाइयों की लैंड में कोई बाउंड्री नहीं लगी, लेकिन पानी सिर्फ यहाँ तक ही आ रहा है। तो इस लैंड का जो ओनर है वो क्या करेगा, इस साइड पे जो पानी आ रहा है वो कहेगा कि यहाँ से हमें ईजमेंट देके यहाँ तक पानी आप पहुँचवा दें। तो इस तरह से भी को ओनर यानी कि एक ही लैंड के 2 ओनर्स जो है ईजमेंट ले सकते हैं। पहले तो 2 सेपरेट लैंड्स की भी ईजमेंट ली जा सकती है, लेकिन यहाँ पे
को ओनर भी ले सकते हैं, यानी कि अगर एक ही लैंड है जिसके एक से ज़्यादा मालिक हों, वो भी ईजमेंट के थ्रू अपने लैंड पे पानी पहुंचा सकते हैं, रास्ता ले सकते हैं। अब आखिरी है इसमें ट्रेसपासर। आई थिंक थर्ड पॉइंट इज ट्रेसपासर। ट्रेसपासर होता है पीपल हु एंटर लैंड इलीगली। ट्रेसपासर्स उनको कहा जाता है जो आपकी लैंड पे इलीगली घुस जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना ये है, यूजली कैन नॉट गेट ईजमेंट बट इन रेयर केसेस इफ़ दे यूज़ द लैंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम लाइक 12 years दे माइट गेट इट। मतलब ये वो लोग होते हैं जो परमिशन के थ्रू आपकी लैंड पे नहीं आते। एक होता है परमिशन के साथ किसी की लैंड से रास्ता यूज़ करना, वो हो गया ईजमेंट जो कि लीगल होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ट्रेसपासर की। तो ट्रेसपासर वो लोग होते हैं जैसे कि ये लैंड वाले जो लोग हैं वो साथ वाले की लैंड को अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ से वो कंसिस्टेंटली 12 साल से इसकी लैंड से रास्ता यूज़ कर रहे हैं, लेकिन परमिशन उन्होंने नहीं ली। तो ऐसे लोग अगर 12 सालों से ट्रेसपासर अगर 12 सालों से किसी की लैंड यूज़ कर रहा है तो तब भी उनको ईजमेंट मिल सकती है। तो ये जो लोग हैं ये ट्रेसपासर्स इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने साथ वालों की लैंड पे गुजरने के लिए परमिशन नहीं ली और अपनी मर्ज़ी से उनकी लैंड से गुजर रहे हैं बगैर बताए, और पिछले 12 साल से गुजर रहे हैं। तो 12 साल की वजह से कोर्ट इनको ईजमेंट दे देगी। लेकिन अगर 13 years या 11 years हुए हैं तो शायद चांसेस हैं कि कोर्ट उनकी ईजमेंट एक्सेप्ट नहीं करे, उनको कहे कि आप ट्रेसपासिंग कर रहे थे तो हम आपको ईजमेंट नहीं देंगे। लेकिन अगर आप 12 साल या 12 साल से ऊपर गुजर जाए, जैसे कि 20 साल हो गए, तो चांसेस हैं कि आपको ईजमेंट मिल जाए। नेक्स्ट हेडिंग इज़ लीसी। लीसी इज़ अ पर्सन हु रेंट्स लैंड। ये वो लोग होते हैं जो अपनी लैंड को रेंट कर देते हैं, इनको हम लीसी कहते हैं। कैन गेट ईजमेंट फॉर द लैंड दे लिव ऑन बट नॉट फॉर अदर लैंड दे ओन। यहाँ पे फसलन में ये कहा गया है कि ये ईजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो लैंड में रह रहे होते हैं। अब यहाँ पे इस लैंड में कोई रह रहा है और साथ वाली लैंड से उन्होंने अगर गुजरना है या पानी लेना है और वो यहाँ पर रह रहे हैं तभी उनको ईजमेंट मिलेगा। लेकिन अगर उनकी एक और लैंड है जो इसी के साथ एक और जुड़ी हुई है, ये भी लैंड इनकी ही है, मतलब इस बंदे की एक ये लैंड भी है और एक ये लैंड भी है, लेकिन ये यहाँ पे इस लैंड में नहीं रहता, तो चांसेस ये हैं कि उसको इस लैंड के लिए ईजमेंट ना मिले, ठीक है। कैन नॉट गेट ईजमेंट अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड द ओनर ऑफ द लैंड दे रेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यानी कि एक इंसान जो रेंट पर रह रहे हैं किसी की लैंड पे और वो ओनर नहीं है तो उनको शायद ईजमेंट ना मिले, और ना ही जो रेंट पर रहने वाले लोग हैं ओनर के बिहाफ पे साथ वालों से ईजमेंट ले सकते हैं, बल्कि मालिक मकान या लैंड लॉर्ड जिसकी अपनी लैंड है, जिसने लैंड किराए पे दी हुई है किसी को, वही ईजमेंट की डिमांड कर सकता है, ना कि रेंट पे रहने वाले लोग। तो ये चीज़ें इसके 2 पॉइंट्स में यहाँ पे लिखी गई हैं। Co-tenants, a person who rents land with someone else might get an easement over another person that belongs to someone else. तो यहाँ पे इस लाइन में ये लिखा गया है कि जो लैंड ओनर है, को टेनेंट उसको कहते हैं जो मालिक मकान है, रेंट मतलब लैंड लॉर्ड है जिसकी अपनी लैंड है, जिसे रेंट पे दी हुई है। तो ये जो मालिक मकान है साथ वाले से ईजमेंट तभी लेगा जब साथ वाली प्रॉपर्टी इसकी अपनी ना हो। अगर ये प्रॉपर्टी भी इसी की है तो फिर वो ईजमेंट ना हुई, वो अपनी प्रॉपर्टी पे जो मर्जी चाहे कर सकता है। लेकिन अगर साथ वाली प्रॉपर्टी या लैंड किसी और की है तब वो ले सकता है। लेकिन ये जो बंदा है वो ओनर होना चाहिए, यानी कि जो ईजमेंट मांग रहा है वो खुद भी ओनर हो प्रॉपर्टी का, यानी कि साथ वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसकी खुद की हो, और फिर वो साथ वाला जो ओनर है जो कोई और है उससे वो ईजमेंट लेगा। वही सेम बात जो ऊपर लिखी गई है वो दोबारा यहाँ पे रिपीट हुई है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट। अब यहाँ पे सेक्शंस वाइज डिवाइडेड होगी चीज़ें, जिसमें एक्विजिशन का मेथड बताया जा रहा है कि एक्विजिशन किन किन चीज़ों पे मिल सकती है। तो सेक्शन 8 को आपने लिख के हेडिंग डालनी है बाय ग्रांट। बाय ग्रांट का मतलब है परमिशन, यानी कि परमिशन लेके ईजमेंट लेना, जो कि सेक्शन 8 में मौजूद है। इसमें कम से कम 4 पॉइंट्स आएंगे। एक सेक्शन 8 जिसमें आएगा परमिशन, एक सेक्शन 13 जिसमें आएगा बाय नेसेसिटी, सेक्शन 16 बाय प्रिस्क्रिप्शन, देन वी हैव सेक्शन 18 जिस पे लिखा है बाय कस्टम। अब हम इन सबको ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हम इनको दोबारा से डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्विजिशन का टॉपिक है। तो यहाँ से जितना भी आप सारा लिखोगे ये सारा एक्विजिशन के अंदर आपने लिखना है। पहला है बाय ग्रांट। बाय ग्रांट को हम कहते हैं परमिशन, जो कि सेक्शन 8 में लिखा है। इसमें लिखा है समवन गिव्स यू रिटन और स्पोकन परमिशन टू यूज़ देयर लैंड इन अ सर्टेन वे। यहाँ पे ये लिखा है सेक्शन 8 ये कहता है कि आप
कि आपको कोई इंसान एक परमिशन देता है। वो परमिशन किस शक्ल में हो सकती है? वो परमिशन रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, स्पोकन, यानी कि आपको कोई इंसान अपनी लैंड से गुजरने का रास्ता दे रहा है तो परमिशन दे रहा है, तो वो परमिशन आपको रिटन फॉर्म में भी दे सकता है, या वो परमिशन आपको ओरली बोल के, वो ज़बान से बोल के भी दे सकता है। ठीक है, किस लिए आप उससे परमिशन ले रहे हो? ताकि आप उसकी लैंड को यूज़ कर सको किसी सर्टेन रीज़न के लिए। ये आपको सेक्शन 8 में बताया जा रहा है। अब एक्यूजेशन तो एक इस तरह से आपको मिल गई परमिशन लेके। दूसरी एक्यूजेशन आपको मिलती है बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब है मजबूरी, यानी कि आप किसी मजबूरी के लिए किसी की लैंड को यूज़ करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके लैंड पर पानी नहीं आ रहा और पानी सिर्फ दूसरी की लैंड तक ही पहुंच रहा है, तो वहाँ से लेके पानी आप अपने लैंड पे अगर पहुंचाना चाहते हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेसेसिटी, यानी कि आपको उसकी लैंड यूज़ करनी पड़ी है किसी मजबूरी के लिए, आपको ज़रूरत पड़ी है उसकी लैंड को यूज़ करना। ठीक है, नेसेसिटी को बेसिकली हम ज़रूरत कहते हैं। ज़रूरत या मजबूरी भी इसको आसान अल्फाज में कहा जा सकता है। तो ये सेक्शन 13 में मौजूद है, सेक्शन 13 ऑफ ईजमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें लिखना ये है, इफ़ योर लैंड हैज़ नो वे टू रीच द रोड और वाटर विदाउट क्रॉसिंग समवन एल्सेज लैंड, यू गेट एन ईजमेंट आउट ऑफ नीड। यहाँ पे आप सेक्शन 13 में ये बताया जा रहा है कि आपकी लैंड पे पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना आप अपनी लैंड से बाहर पहुँच सकते हो, ना आपकी लैंड में कोई पानी पहुँच रहा है, फसलें उग नहीं रही, तो ऐसी सिचुएशन पे आप नीड को मेंशन करके ईजमेंट ले सकते हो। यानी कि आप साथ वाले ओनर से कह सकते हो कि मुझे पानी की नीड है या मुझे रास्ते की नीड है। नीड को हम नेसेसिटी कहते हैं, जो कि हमें सेक्शन 13 बता रहा है कि अगर आप नीड या नेसेसिटी को ऐड करते हो ईजमेंट लेने के लिए तो आपको ईजमेंट आसानी से मिल सकती है, यानी कि आपको ईजमेंट की एक्विजिशन आसानी से मिल जाएगी अगर आप नीड को मेंशन करोगे। आप कहोगे कि हमारी लैंड पे पानी नहीं पहुंचा या रास्ता नहीं पहुंचा, तो आप यूज़ कर सकते हो। अगला पॉइंट है हमारे पास सेक्शन 16 का, जो कि कहता है बाय प्रिस्क्रिप्शन। बाय प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है लॉन्ग टर्म यूज़, यानी कि आप किसी की लैंड को बगैर उसको बताए पिछले 20 साल से यूज़ कर रहे हो, जिसको हमने ट्रेस पासिंग कहा था। तो 20 साल से या 12 साल, उसमें 12 साल कहा या 20 साल तक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो चांसेस यही हैं कि आपको ईजमेंट मिल जाए। लेकिन अगर आप सेक्शन 16 को यूज़ कर रहे हो ना कोर्ट में, अगर आप कहते हो कि कोर्ट में जाते हो केस लेके और अगर आपको ईजमेंट नहीं मिलती, तो अगर आप सेक्शन 16 यूज़ कर रहे हो तो उसकी शर्त यह है कि आपको लैंड कम से कम 20 साल यूज़ करनी चाहिए। इसमें 12 ईयर्स का जिक्र नहीं हुआ तो हमने 12 ईयर्स नहीं लिखना, हमने 20 साल ही लिखना है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा गया। इसमें लिखा है ये है, इफ़ यू हैव यूज्ड समवन एल्सेज लैंड फॉर ओवर 20 ईयर्स यू मे गेट लीगल राइट्स टू कीप यूजिंग द लैंड। तो सेक्शन 16 अगर आप कोर्ट में जाके कहते हो कि सेक्शन 16 ऑफ ईजमेंट एक्ट कहता है कि अगर आप 20 साल से किसी की लैंड यूज़ कर रहे हो बगैर इंटरप्शन के, तो आपको कोर्ट खुद कहता है कि आपके पास अब ईजमेंट राइट आ गया है उनकी लैंड को यूज़ करने का। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी गई है, यानी कि आप इस वाली सिचुएशन पे 20 सालों तक आपने परमिशन अगले बंदे से ली ही नहीं है और बगैर परमिशन के आप 20 सालों से लैंड यूज़ कर रहे हो, तो आपको ईजमेंट मिल जाएगी, आपको उसकी एक्विजिशन मिल जाएगी। अगला पॉइंट इसमें लिखा है बाय कस्टम ओल्ड हैबिट। इफ़ पीपल इन द एरिया हैव ऑलवेज यूज द लैंड इन अ सर्टेन वे इट बिकम्स अ रूल। यानी कि यहाँ पे रूल का मतलब ये है कि अगर ये दो मैं लैंड्स बना रही हूँ, तो अगर ये बंदा बार बार इसकी लैंड पे पानी भेज रहा है या पानी ले रहा है, यानी कि ये जो लैंड ओनर है इसके पास पानी आने का कोई रास्ता नहीं और यहाँ पे दूसरे बंदे की लैंड पे इस तरह से पानी आ रहा है, तो ये जो बंदा है इससे कहता है कि ठीक है तुम मुझे पानी भेज दो। इनको पता ही नहीं है कि ईजमेंट भी कोई चीज़ है, बट ये दोनों फिर भी एक दूसरे से जो हरकतें करें वो ईजमेंट वाली करें। यानी कि जो लैंड ओनर है वो इससे कहता है कि आप मुझे पानी दो, तो ये कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें पानी भेजता हूँ, तो ये क्या करेगा अपनी लैंड से इसकी लैंड में भी पानी भेजेगा। तो ये चीज़ बाकियों की लैंड पे भी होती जा रही है, हर जगह कोई रास्ते की शक्ल में यूज़ कर रहा है लैंड, कोई पानी की शक्ल में यूज़ कर रहा है, तो ये एक हैबिट बन जाती है, एक रूल्स बन जाते हैं हर जगह पे। यानी कि वो जो गांव के लोग हैं वो एक हैबिट बना लेते हैं कि ठीक है हमारी लैंड पे अगर पानी नहीं आ रहा तो साथ वाले की ड्यूटी है कि वो हमारी लैंड पे पानी भेजे। तो जो एक हैबिट अगर बन जाए तो सारे लोग फिर उसी हैबिट को फॉलो करते हैं, तो ये क्या बन जाता है कस्टम। तो अगर कहीं पे कस्टम ऐसा मौजूद है तो उस कस्टम की हेल्प लेके भी आपको आराम से एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट मिल सकती है। यानी कि आप ऐसी एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे सारे लोग ईजमेंट वाली शक्लें, ईजमेंट वाले मेथड को यूज़ करते हैं, यानी कि वो लोग, उन लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ ईजमेंट का, उन लोगों ने कोई परमिशन नहीं ली हुई ईजमेंट की, लेकिन वहाँ पे हैबिट्स ही ऐसी बनी हुई हैं कि लोग एक दूसरे के साथ लैंड से वाटर शेयर कर रहे हैं, रास्ता यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ईजमेंट मिलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास गेटिंग ईजमेंट थ्रू ग्रांट। अब इसमें सारी हेडिंग्स ग्रांट की आएंगी। ग्रांट होता है परमिशन। What is grant? Grant का मीनिंग, अ ग्रांट मीन्स someone gives you formal permission to use the land। ग्रांट का मतलब ये है कि आपको कोई प्रॉपर परमिशन देगा कि आप हमारी लैंड को यूज़ करें। वो ग्रांट जो है स्पोकन भी हो सकता है, स्पोकन
या रिटन, दो तरह के ग्रांट होते हैं। ग्रांट में परमिशन में या तो वो स्पोकन कहेगा या फिर रिटन। अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ग्रांट। टाइप्स ऑफ ग्रांट में क्या होता है? पहले तो हमने ये पढ़ा था कि ग्रांट होता क्या है। ग्रांट दो तरह से होता है, एक स्पोकन होता है और एक रिटन। अब इनके आगे से क्या टाइप्स हैं अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक्सप्रेस ग्रांट। एक्सप्रेस ग्रांट जो है क्लियर और डायरेक्ट होती है। अब एक्सप्रेस ग्रांट का मतलब क्या है? एक्सप्रेस का मतलब है कि आप ओपनली मुंह से या रिटन फॉर्म में प्रॉपरली या तो स्पोकन फॉर्म में कह दें अगले को कि हाँ आप मेरी लैंड यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये, इसको भी हम एक्सप्रेस ग्रांट कहते हैं। दूसरा एक्सप्रेस में आता है रिटन, यानी कि आप रिटन डॉक्यूमेंट की शक्ल में भी अगले को ईजमेंट देते हैं, यानी कि अगले को परमिशन देते हैं। यानी कि स्पोकन मुंह से बोल के भी दे सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो दोनों को भी हम एक्सप्रेस में रखते हैं। एक्सप्रेस मीन्स कि आप मुंह से बोल के एक्सप्रेस करें या रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करें, यानी कि आपने मुंह से बोल के किसी को परमिशन दी है या रिटन फॉर्म में दी है, दोनों तरह से ही एक्सप्रेस ग्रांट होता है। ये जो ग्रांट होता है ये क्लियर होता है और डायरेक्ट। इसमें कोई ये बात घुमा के नहीं आ रही कि फ़लाँ बंदे को मिलेगी तो फलां नहीं, इसमें हर चीज़ क्लियर लिखी गई है कि फ़लाँ बंदे को मिलेगी, बात घुमा के नहीं बोली जाएगी। इस चीज़ को हम एक्सप्रेस ग्रांट कहते हैं। टेस्टामेंटरी given in a will, it starts after the person dies. Non-testamentary given while the person is alive through a written or spoken agreement. It should be registered under the law. तो जो पहला है उसमें लिखा है टेस्टामेंटरी। टेस्टामेंटरी का मतलब है विल, यानी कि कोई लोग विल के अंदर भी, अपनी वसीयत के अंदर भी एक्सप्रेस ग्रांट देते हैं। एक्सप्रेस ग्रांट मीन्स कुछ लोग अपने विल के अंदर ही रिटन फॉर्म में या फिर ओरल वे में बता देते हैं अगले को कि हाँ मेरे मरने के बाद मेरी फ़लाँ वारिस या फ़लाँ औलाद जो है इस ईजमेंट को मुसलसल यूज़ कर सकती है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी इस पर ऐड करें कि जो ईजमेंट जिन लोगों ने बनाई थी, दोनों पार्टीज़, यानी कि जिसने ईजमेंट दी और जिसने ईजमेंट के लिए अपना लैंड यूज़ करने के लिए दी, दोनों पार्टीज़ की साइड से जो उनके वारिस हैं दोनों की पार्टिसिपेट कर सकते हैं वारिस, या फिर किसी एक साइड के पार्टिसिपेंट को कोई एक साइड का पार्टिसिपेंट जो है वो कह दे कि हाँ ठीक है मेरा जो औलाद है वो यूज़ कर ले ईजमेंट। ठीक हो गया। यानी कि दोनों साइड की पार्टीज़ भी अपने फ्यूचर बच्चों के लिए भी जो है ईजमेंट को कंटिन्यू रखवा सकती है। लेकिन एक नॉन टेस्टामेंटरी भी होती है। ये एक ऐसी ईजमेंट है जो ज़िंदगी के अंदर रहते हुए होती है, यानी कि जो लोग ज़िंदा हैं वो अपनी मौजूदगी के अंदर रिटन फॉर्म में या ओरल वे में, यानी कि स्पोकन फॉर्म में एक एग्रीमेंट कर देते हैं। वो जो एग्रीमेंट होता है वो लॉ के अंडर रजिस्टर किया जाता है। रजिस्टर उसको इसलिए किया जाता है कि कल को उनके जो वारिस हैं वो अगर ईजमेंट ख़त्म करना चाहे तो जिन्होंने पहले ईजमेंट की थी उनको रजिस्टर करवाया था तो वो कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को लेके जा सकती है और कह सकती है कि हाँ हमारे जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है इस पर प्रॉपर्ली एग्रीमेंट हुआ है। देखें, अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ना हो तो वो कोर्ट में आप लेके चले भी जाओगे तो कोर्ट कहेगा कि आपने तो उसको रजिस्टर ही नहीं कराया था किसी पावरफुल अथॉरिटी से, तो आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये फेक हो सकता है। ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाए ना किसी अथॉरिटी से तो वो डॉक्यूमेंट फेक नहीं कहलाया जाता, बल्कि उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा अगर वो प्रॉपर्ली किसी अथॉरिटी से रजिस्टर हुआ हो। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए शेयर की रजिस्ट्रेशन के बारे में ताकि आपको पता चले कि क्यों हम एक एग्रीमेंट या किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा दें। ठीक हो गया। तो दो तरह की आपने ग्रांट्स देख ली। एक्सप्रेस के अंदर एक टेस्टामेंटरी यानी कि विल के अंदर बनाई जाती है और दूसरी है नॉन टेस्टामेंटरी ग्रांट। अब हम आगे मजीद पढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या क्या बातें लिखी गई हैं। अब है एम्प्लॉयड ग्रांट। एम्प्लॉयड ग्रांट जो है डायरेक्ट ग्रांट नहीं होता, यानी कि इसमें आप अगले बंदे को डायरेक्टली मुंह से बोल के या रिटन फॉर्म में परमिशन नहीं देते। अब इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। You don't get written permission, but the law understands that you need to use the land. For example, if you live in a house and share a wall with someone. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने मुंह से बोल के या रिटन फॉर्म में किसी को खुद से परमिशन नहीं दी, ना ही आपसे किसी ने परमिशन आके ली है, लेकिन लॉ ने खुद ही देख लिया कि आप किसी के साथ कोई घर शेयर कर रहे हैं या लैंड शेयर कर रहे हैं और आप दोनों जब शेयर कर ही रहे हैं और पानी का जो रास्ता है आप दोनों की लैंड से गुजरेगा तो लॉ खुद ही कह देगा कि ठीक है अगर ये रास्ता इस बंदे की लैंड से गुजर रहा है और ये आगे जाना चाहिए तो लॉ खुद ही इस बंदे की लैंड को हेल्प करेगा और कहेगा आगे वाले से कि आप इसको ईजमेंट दें। यानी कि यहाँ पे परमिशन तो ली ही नहीं जा रही, डायरेक्ट परमिशन प्रॉपर्ली हो ही नहीं रही, यानी कि ये जो बंदा इस लैंड में रहता है इसको अगर पानी की ज़रूरत है ये परमिशन नहीं ले रहा जैसे नॉर्मली ली जाती है, बल्कि लॉ खुद ही इस बंदे की हेल्प कर देगा और कहेगा कि ठीक है फ़लाँ बंदे ने जो है रास्ता इसकी लैंड पे आ रहा है तो आप इसके लैंड से रास्ता यूज़ कर लें, या फिर इसकी लैंड पे जो
या फिर इसके लैंड पे जो पानी आ रहा है वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। या एक लॉ प्रॉपर्ली देखेगा कि क्या उन बंदों की लैंड या बिल्डिंग्स जो जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ, क्या ज़रूरत है साथ वाले बंदे को इससे लेने की, क्योंकि जो साथ वाला बंदा पहले से जाएगा परमिशन लेने की। अगर ये परमिशन नहीं देता तो लॉ इसकी हेल्प कैसे करेगा? लॉ देखेगा कि इन दोनों की लैंड जुड़ी हैं तो लैंड से इसको कैसा फ़ायदा पहुंचेगा। अगर पानी के लिए जो है बात कर रहे हैं तो पानी जो है किस तरह से अगले की लैंड पे पहुंचेगा। तो लॉ प्रॉपर्ली पहले चेक करेगा ये हर चीज़ें कि प्रॉपर्ली चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं, क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि जो लैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए। अगर लैंड नहीं है, बिल्डिंग्स की अगर आप बात करें, घरों की बात करें, तो बिल्डिंग्स में भी लॉ ये देखेगा कि दोनों घर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं कि नहीं। अगर देखो दोनों घर जुड़े नहीं हुए, लैंड जुड़ी नहीं हुई, तो ऐसी सिचुएशन पे ईजमेंट तो बनती ही ना। ईजमेंट तो उन्हीं लैंड्स और उन्हीं बिल्डिंग पे बनती है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हों। तो अगर ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं तब अगर लॉ से हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। और ये जो ग्रांट है ये डायरेक्ट नहीं होता, यानी कि आपको डायरेक्ट परमिशन नहीं मिलती, बल्कि लॉ खुद ही उस साथ वाले बंदे से आपको परमिशन लेके देती है ईजमेंट यूज़ करने की। थर्ड पढ़ लेते हैं लॉस्ट ग्रांट। अब लॉस्ट ग्रांट क्या होता है? Sometimes people have used land for so long that the old agreement is lost. The court says, let's imagine there was a grant in the past that's called a lost grant. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने बहुत सालों पहले, यानी कि आज से करीब 50 साल पहले, 50 ईयर्स पहले, दो बंदों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया, यानी कि दोनों की लैंड जुड़ी हुई हैं और दोनों ने एग्रीमेंट किया। अब काफ़ी सालों से वो एक दूसरे की लैंड को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इस बंदे ने इससे एग्रीमेंट किया कि मेरी लैंड पे पानी नहीं आता तो अपनी लैंड से जो है पानी जो है मेरी लैंड पे लाओ, यानी कि जो पानी का जो पाथवे है साथ वाले की लैंड से इस पे आ रहा है। एग्रीमेंट किया इन्होंने कब? 50 साल पहले। अब इनकी जो आगे से वारिस है 50 साल से जो इनकी लैंड से जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो भी मुसलसल यूज़ करें। अगर साथ वाले ने कहा कि अब आप ये लैंड नहीं यूज़ कर सकते और उनका वो एग्रीमेंट गुम जाता है जो उन्होंने 50 या 100 साल पहले, जितने भी साल पहले किया था, तो कोर्ट से वो जाके कह सकते हैं कि हम ये लैंड इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो कोर्ट कहेगी कि ठीक है आप इसको एज अ लॉस्ट ग्रांट यूज़ करें। लॉस्ट ग्रांट मीन्स लॉस्ट परमिशन की तरह यूज़ करें, लॉस्ट परमिशन, ठीक है। यानी कि परमिशन दी गई थी लेकिन वो परमिशन गुजरते वक्त के साथ जिस एग्रीमेंट में दी गई थी वो एग्रीमेंट गुम गया है, तो इसलिए इसको हम लॉस्ट परमिशन कहते हैं। यानी कि परमिशन तो गुम गई है लेकिन फिर भी कोर्ट कहेगी कि आप उसकी लैंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतने सालों से जब वो यूज़ कर ही रहे हैं तो फिर किसी ना किसी तरह कोर्ट उनको दोबारा उस लैंड को यूज़ करने के लिए बना लेगी, रास्ता बनवा लेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इस लैंड को इस ग्रांट को हम प्रॉपर ग्रांट नहीं कहेंगे, ना ही एक्सप्रेस ग्रांट कहेंगे, ना ही इसको कोई किसी भी तरह का ग्रांट कहेंगे, बल्कि इसको हम कहेंगे लॉस्ट ग्रांट, क्योंकि जो ग्रांट है ये गुम गई है। यानी कि जो एग्रीमेंट है ये हमसे गुम गया है, क्योंकि इतने पुरानी एग्रीमेंट था, संभाला नहीं गया, गुम गया है, तो इसको हम लॉस्ट ग्रांट कह देंगे, यानी कि लॉस्ट परमिशन। अगले हमारे पास आखिरी इस पे टाइप है वो है presumed grant. If someone uses your land without any problem from you for 20 years, the law says you probably give them permission. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी को अपनी लैंड यूज़ करने देते हैं, किसी ऐसे बंदे को जिसको आपकी लैंड ना भी यूज़ करने के लिए दी जाए फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, ठीक है, लेकिन आपने खुद ही उनको परमिशन दी है अपनी लैंड यूज़ करने के लिए, तो उसको हम सिर्फ परमिशन कहेंगे, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ उनको परमिशन दी है। जैसे कि हमने पिछली परमिशंस देखी तो उनमें रीजंस होती थी कि पानी का रास्ता नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है, तो उनको मजबूरी होगी। लेकिन कुछ ऐसे लैंड्स ओनर भी हैं जिनके पास रास्ता भी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, फिर भी उन ओनर्स को अगर लैंड प्रॉपर्ली नहीं, फिर भी अगर उन ओनर्स को रास्ते की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपने उनको लैंड दी है, ऐसी सिचुएशन पे भी सिर्फ उसको परमिशन कहा जाएगा, नेसेसिटी नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज हु कैन गिव ईजमेंट राइट, सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 आएगा जिसमें लिखा है कि कौन लोग ईजमेंट दे सकते हैं। अब वो कौन लोग हैं उसमें पहला है हमारे पास अ पर्सन हु ओन्स लैंड और कैन लीगली ट्रांसफर इट। थर्ड पर्सन इज अ टेनेंट, यूजुअली कैन नॉट गिव ईजमेंट राइट। एंड आखिरी है को ओनर कैन नॉट गिव राइट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द अदर को ओनर्स। अच्छा, अब यहाँ पे तकरीबन 3 लोग हैं जो कि ईजमेंट दे सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। ये जो ईजमेंट जो लोग दे सकते हैं वो आपको सेक्शन 8 में मिलेगा, सेक्शन 8 ऑफ ईजमेंट एक्ट। पहला वो बंदा होता है, जब पहला पर्सन वो होता है जो कि लैंड को ओन करता है लीगली, यानी कि आपकी ये लैंड है और साथ वाले की लैंड है। अब साथ वाला ओनर है उस लैंड का और उसके पास लीगल टाइटल है, यानी कि उसने धोखे से नहीं ली, उसके पास प्रॉपर्ली ओनरशिप है उस लैंड की। ऐसा बंदा जिसके पास प्रॉपर ओनरशिप हो लैंड की, लीगल ट्रांसफ़र वो कर सकता हो, उसकी अपनी लैंड हो, वही बंदा आपको ईजमेंट दे सकता है। एक तो ये हो गया।
सेकंड वाला हम देख लेते हैं। सेकंड में लिखा है अ टेनेंट यूजुअली कैन नॉट गिव ईजमेंट राइट। यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर साथ वाले लैंड पे मालिक जो है मुल्क से बाहर गया और मालिक ने अपनी यही वाली जो लैंड है किसी को किराए पे दी रखी है और किराए पे जिस बंदे को दे रखी है वो उधर ही रह रहा होता है, ठीक है, उसी लैंड पे जिस बंदे को किराए पे दे रखी है वो उसी लैंड पर रह रहा है, तो साथ वाला बंदा इस किराए पे रहने वाले बंदे से ईजमेंट नहीं ले सकता क्योंकि इन लोगों के पास राइट नहीं होता ईजमेंट देने का। ईजमेंट का राइट सिर्फ मालिक ही दे सकता है। ये बात सेकंड पॉइंट पे लिखी है। थर्ड पे लिखा है को ओनर कैन नॉट गिव राइट्स अगेंस्ट द विशेस ऑफ द अदर को ओनर। यहाँ पे ये कह रहे हैं को ओनर किसको कहते हैं, पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं। को ओनर वो लोग होते हैं जिसमें एक ही लैंड पर दो मालिक हो, यानी कि अगर एक ही लैंड पर दो मालिक हैं और साथ वाले लैंड ने कहा है कि मुझे इधर से कोई रास्ता चाहिए या पानी चाहिए, किसी भी रीज़न की वजह से उसकी लैंड यूज़ करना चाह रहा है, तो जो को ओनर है, को ओनर में से कोई एक ओनर उठ के पर ईजमेंट नहीं दे सकता, बल्कि दूसरे ओनर की, यानी कि जो भी उस लैंड पे पार्टनरशिप कर रहा है उनके साथ, जो भी दूसरा मालिक है, उनसे परमिशन लेके ही वो ईजमेंट बना सकते हैं। यानी कि अगर को ओनर्स एग्जिस्ट करते हैं किसी लैंड पे, यानी कि एक से ज़्यादा ओनर्स एग्जिस्ट करते हैं किसी लैंड पे, जैसे कि इस लैंड पे समझ लो कि दो ओनर्स हैं, तो एक से अगर परमिशन लिए तो वो ईजमेंट नहीं देगा, बल्कि आपको दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। जितने ओनर होंगे सारों की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आपको ईजमेंट मिलेगी। तो ये हो गए 3 टाइप्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग्स की। Who can give easement right? अब यहाँ पे लिखा गया है कि कौन आपको राइट्स देता है ईजमेंट को यूज़ करने का। कैन गिव ईजमेंट राइट्स। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन लोग आपको ये अथॉरिटी देते हैं कि आपको ईजमेंट राइट मिल सके, यानी कि आप अगले की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकें। इसको हम ईजमेंट मिलना कहते हैं, ठीक है। ईजमेंट मीन्स कि आप अगले की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकें अपनी लैंड को बेनिफिट देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी लैंड पे पानी नहीं आ रहा होता, दूसरे की लैंड पे जो पानी आता है उसको अपनी लैंड पे जब आप ट्रांसफ़र करवाते हो, आप क्या करते हो, अपनी लैंड को फ़ायदा पहुंचाते हो, चाहे वो रास्ते के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे आप पानी के लिए यूज़ कर रहे हो, जिस भी पर्पज़ के लिए, इसको हम ईजमेंट कहते हैं। अब आपको ये ईजमेंट राइट देते कौन कौन है वो हम पढ़ने लगे। आपको पहला तो वो बंदा देता है ओनर, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि ओनर ही आपको ईजमेंट राइट दे सकते, जैसे कि आप ओनर खुद भी हैं और साथ वाला बंदा भी ओनर है, यानी कि आप भी ओनर है, साथ वाला भी ओनर है, तो आपको ओनर ही ईजमेंट राइट देगा। यानी कि आप अगले बंदे की लैंड पे जो ओनर होगा आप उसी से ही ईजमेंट राइट ले सकते हो। ये बात आपने फर्स्ट पॉइंट में बता दी। इफ समवन ओन्स अ पीस ऑफ लैंड दे कैन अलाउ समवन एल्स टू यूज अ पार्ट ऑफ इट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, दिस इज कॉल्ड ईजमेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो है एक लैंड ओनर आप खुद भी हैं और आपके साथ वाला बंदा भी लैंड ओनर है, तो आप अगले बंदे से कह सकते हैं कि मेरी लैंड पे पानी नहीं आता, तो प्लीज़ आप मुझे ईजमेंट राइट दे दें ताकि मेरा जो है मकसद पूरा हो जाए, यानी कि मेरी लैंड पे भी पानी आए ताकि मेरी फसलें अच्छी उग सकें। तो स्पेसिफिक पर्पस इसी को कहते हैं कि आप किसी पर्पस के लिए, यानी कि अपनी लैंड पे पानी क्यों ला रहे हैं, ताकि आपकी फसलें उगें। फसलें क्या हुई, फसलों को उगाना क्या हुआ, पर्पस हुआ, मकसद हुआ, तो इसको हम कहते हैं आपने अगले बंदे से ईजमेंट राइट ली किसी मकसद को हासिल करने के लिए। किससे ली? लैंड ओनर से ली। ये तो आपने फर्स्ट में बता दिया। दूसरा है को ओनर। अब को ओनर का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक से ज़्यादा, अगर एक लैंड पे एक से ज़्यादा मालिक हो उसको हम को ओनर कहते हैं। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, लिखा क्या है। If many people own a land together, one person alone cannot give permission for an easement. All the owner must agree. अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर किसी लैंड पे, तो अगर एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा ओनर्स हैं, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, यानी कि अगर एक ही लैंड पे 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की एक ही लैंड है और साथ वाली लैंड पे सिर्फ एक ही ओनर है, लेकिन इस वाली लैंड पे 3 भाई इकट्ठे काम करते हैं, यानी कि इस पे ओनर जो है 3 भाई हैं, यानी कि ये को ओनर्स होंगे एक ही लैंड के, और इस लैंड पे कोई को ओनर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर मौजूद है। तो ये एक ही ओनर है, ये बाकी चीज़ें हटाती हूँ, तो ये जो एक ही ओनर है ये क्या करेंगे, साथ वाले से कहेंगे कि प्लीज़ आप मुझे ईजमेंट दें। यहाँ पे क्या होगा कि जो 3 भाई हैं उनमें से एक भाई अगर कहता है ठीक है तुम मुझसे ईजमेंट ले लो, लेकिन बाकी दोनों ने उसको ईजमेंट की परमिशन इसको नहीं दी, लेकिन इस एक भाई ने दी है, तो इससे क्या होगा, इसको ईजमेंट नहीं मिलने वाली साथ वाले लैंड को, क्योंकि ईजमेंट लेने के लिए इस बंदे को क्या चाहिए कि इसको तीनों भाइयों की इकट्ठे परमिशन चाहिए होगी। समझ आ रही है? यानी कि अगर तीनों भाइयों को या जितने भी लोग उस ओनर के पार्टनर्स हैं, जितने भी बने हैं, 3 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, सबसे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी ईजमेंट लेने के लिए। ठीक हो गया? तो एक ये चीज़ है यहाँ पे बताई गई है।
अगला है ट्रेसपासर। अब ट्रेसपासर के बारे में पढ़ लेते हैं। अ ट्रेसपासर इज समवन हु इज़ ऑन लैंड विदाउट परमिशन। दे कैन नॉट गिव एनी राइट टू एनीवन बिकॉज द लैंड इज़ नॉट देयर्स। तो ट्रेसपासर वो बंदा होता है जो किसी के लैंड को इलीगली यूज़ करता है, यानी कि ट्रेसपासर मिसाल के तौर पर ये जो बंदा है जो इस लैंड पर रह रहा है वो इस बंदे की लैंड से गुजर रहा है बगैर इसको बताए, इसको हम ट्रेसपासर कहते हैं। जो ट्रेसपासर होता है ना, इसको भी राइट मिल जाता है। कैसे? क्योंकि ये कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहा है, इसको किसी ने रोका नहीं है, ना ही उस लैंड ओनर ने भी रोका, और ये इसी तरह यूज़ करते करते इसने 20 साल से ज़्यादा गुजार लिए हैं। तो ऐसा जो ट्रेसपासर है इसको भी एक तरह से खुद ब खुद परमिशन मिल जाती है, राइट मिल जाता है यूज़ करने का। और ये जो ट्रेसपासर है ये बाद में दूसरे लोगों को भी कहते हैं ठीक है तुम भी मेरी ये लैंड यानी कि इस बंदे की लैंड को यूज़ कर लो। यानी कि ट्रेसपासर इस तरह की हरकतें भी कर सकता है। आमतौर पर ट्रेसपासर के पास राइट तो होता नहीं क्योंकि लैंड तो उसकी है ही नहीं जिसकी लैंड को वो यूज़ कर रहा है, लेकिन ट्रेसपासर फिर भी ऐसी हरकतें कर सकता है कि वो अपनी फैमिली वालों को भी कह सकता है कि भाई मैं तो यूज़ कर ही रहा हूँ इस रास्ते को, तो तुम लोग भी कर लो, जबकि ये लैंड उसकी नहीं है लेकिन वो किसी और की लैंड से रास्ता यूज़ कर रहा है एज अ ट्रेसपासर, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहेगा हाँ तुम भी कर लो। यानी कि ये बंदा भी एक तरह से परमिशन दे देता है किसी न किसी तरह, बट ये इलीगल माना जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेसपासर की अपनी ये लैंड होती नहीं है। तो इनसे अगर आप लैंड ले रहे हो ना तो आप फंसोगे फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि ये जो बंदे हैं इनकी अपनी लैंड है नहीं है, किसी और की लैंड ये यूज़ कर रहे हैं, तो इनसे परमिशन लेके आप किसी की लैंड यूज़ कर दो जो जैसे इन्होंने भी इलीगली की है। तो इस तरह के जो मेथड है परमिशन लेने का, लैंड्स को यूज़ करने का, तो वो गलत है। अगला है लीसी। लीसी भी जो है लैंड्स यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। अ पर्सन हु रेंट्स लैंड कैन अलाउ अदर्स टू यूज़ इट इन सम वेज बट ओनली फॉर द टाइम दे आर रेंटिंग इट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक पर्सन है जो रेंट करता है अपनी लैंड को, वो अलाउ करता है दूसरे लोगों को कि वो इस लैंड को यूज़ कर सके सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि उसकी लैंड रेंट पे है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक बंदा की ये लैंड है, ठीक है, उसने कहा है कि ठीक है मैं इस लैंड को रेंट पे कर रहा हूँ। अब ये रेंट पे तो उसने दे दिया, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा भी हैं जो कहते हैं कि हमें अगर इस लैंड पे अपनी चीज़ें पहुँचानी है। मिसाल के तौर पर मैं आसान करके समझाती हूँ। एक लैंड है, ठीक है, एक बंदा कहता है ये लैंड मैं रेंट पे कर रहा हूँ। अब जिस बंदे को उसने रेंट पे दी है वो एक ही बंदा है, लेकिन इस बंदे ने इसकी लैंड को यूज़ करने के लिए कम से कम 16 लोगों की मदद लेनी है, क्योंकि ये लैंड पे कुछ ऐसा बना रहा है जिसके लिए इसको 16 लोगों की मदद लेनी है। अब जिस बंदे ने लैंड को रेंट पे दिया है उसको पता है कि इस बंदे ने 16 लोगों को इसमें लाना है या ज़्यादा लोगों को ला सकता है, तो ये जो लैंड ओनर है वो इस बंदे को ईजमेंट देगा कि वो एक्स्ट्रा लोगों को अपनी लैंड पे आने दे। तो एक ये मेथड भी है कि आप लीज या रेंट की शक्ल में भी, तो इस तरह से आप लोग रेंट या लीज की शक्ल में भी अगले की लैंड लेके उससे परमिशन लेके यानी कि ईजमेंट लेके अब उस बंदे की लैंड पे चीज़ें ला सकते हो, चीज़ें या लोग। सही हो गया। तो लीज क्या होता है, लीज के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखें, आपको आई का इस तरह से एक साइन यहाँ पे बना हुआ दिखेगा, लीज की मैं वीडियो लगा दूंगी, आप देख लेंगे लीज पे अगर आप लैंड लेते हैं किसी की या प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। इस पर नहीं समझाना चाहती, वीडियो लंबी हो जाएगी उससे। अगली हेडिंग है परमानेंट टेनेंट। परमानेंट टेनेंट कौन होता है? टेनेंट पहले मैं बता दूं, टेनेंट कहते हैं किराएदार को, जो आपकी लैंड को रेंट पे लेता है। परमानेंट अगर वो बन जाए तो क्या होता है वो हम देखते हैं। Someone who has the permanent rights to stay on a land can give other easement right। यहाँ पे कहने हैं कि ऐसा किराएदार जो काफ़ी अरसे से आपकी लैंड पे रह रहा है, आपको रेंट दे रहा है, वो परमानेंट टेनेंट बन जाता है, यानी कि परमानेंट किराएदार बन जाता है। तो ऐसा जो परमानेंट किराएदार है उसको कानून की तरफ से फिर जो है राइट मिल जाता है कि वो उस लैंड को फिर ईजमेंट की शक्ल में किसी और को जो है रास्ते की शक्ल में दे सकता है। सही हो गया। क्योंकि गांव में भी अक्सर ऐसा होता है कि कब्जा वाले लोग होते हैं ना कहीं पे, जो क्या करते हैं कि लैंड मालिक जो है दे देते हैं किसी को, बाद में वही किराएदार जो है उस लैंड को अपनी बना के यूज़ करने लगता है और लोगों को आगे ईजमेंट की शक्ल में देने लगता है। तो गांव में अक्सर ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो परमानेंट टेनेंट का रोल इस तरह से ईजाद हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेड ओनर्स। If someone owns a land for a short time like on lease, they can give easement right but only for the time they own। यानी ये अगर आप किसी से लीज की शक्ल में लैंड लेते हो तो जब आपके पास उस लैंड का राइट तब तक के लिए होता है जब तक कि लीज का एग्रीमेंट आपने किया, यानी कि आपने लीज का एग्रीमेंट ओनर से किया है और आपने तकरीबन मिसाल के तौर पर 6 साल का किया हुआ है। तो 6 सालों के अंदर जब तक आप उसके ओनर बने हुए हो लीज की शक्ल में तो आप उसको ईजमेंट के लिए दे सकते हो। 6 साल जब गुजर गए तो जिस बंदे की वो लैंड थी वो बंदे को लैंड वापस मिल जाएगी
और जिसको भी आपने ईजमेंट के लिए दी है वो ईजमेंट राइट भी उस बंदे का ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। फेक बट लेटर रियल ओनर, यहाँ पे कह रहे हैं इफ समवन गिव्स एन ईजमेंट बाय प्रिटेंडिंग दे ओन द लैंड एंड लेटर दे एक्चुअली बिकम द रियल ओनर देन द ईजमेंट बिकम्स वैलिड। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बंदा कहता है कि मेरी ये लैंड है तुम यूज़ कर लो एज एन ईजमेंट, लेकिन वो बंदा जो कह रहा है कि मेरी ये लैंड है वो लैंड का ओनर नहीं है। लेकिन कुछ वक्त बाद वही बंदा अगर इस लैंड को ख़रीद लेता है, अपनी बना लेता है, तो फिर उसका जो ईजमेंट उसने दिया था जो फेक बन गया था क्योंकि वो लैंड ओनर नहीं था, बाद में वो रियल और वैलिड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में वो इस लैंड को ख़रीद लेता है और अपनी बना लेता है कानूनी तौर पे। ठीक हो गया। ये बात बताएगी कि ये जो जितने भी लोग थे ये ईजमेंट आपको दे सकते हैं। कौन कौन लोग थे सारा बता दिया गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है सर्विएंट ओनर्स रोल इन ईजमेंट। सर्वेंट वो लोग होते हैं जो अपनी लैंड देते हैं ईजमेंट के लिए, यानी कि अपनी लैंड पे जो पानी इनका आ रहा था दूसरी की लैंड पे देने के लिए ये लोग मान जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं सर्वेंट ओनर। और वो बंदा जिसकी लैंड में पानी नहीं है या रास्ता नहीं है, वो दूसरी की लैंड से अगर ईजमेंट मांग रहा है तो उस बंदे को हम कहते हैं डोमिनेंट ओनर। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। अ सर्वेंट ओनर इज द पर्सन हु ओन्स अ लैंड इज बीइंग यूज्ड अंडर द एन ईजमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं सर्वेंट ओनर वो होता है जो अपनी लैंड देता है ईजमेंट की शक्ल में अगले बंदे को यूज़ करने के लिए, चाहे वो रास्ते की शक्ल में यूज़ करने के लिए दे रहा हो, पानी के लिए यूज़ करने के लिए दे रहा हो, या जिस भी मकसद के लिए यूज़ करने के लिए दे रहा हो, इसको हम सर्वेंट ओनर कहते हैं। दिस पर्सन कैन अलाउ अ न्यू ईजमेंट ओनली इफ इट डज नॉट रिड्यूस द यूजफुलनेस ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईजमेंट। यहाँ पे कहते हैं कि अगर इस बंदे की लैंड से ऑलरेडी पानी के लिए तो यूज़ हो ही रहा है रास्ता, लेकिन अगर ये बंदा कहता है ठीक है पानी के साथ साथ जो है कोई और बंदा मेरी लैंड से रास्ता भी यूज़ कर ले, तो अगर वो रास्ता अगर कोई और यूज़ कर रहा है, उससे अगर पुरानी ईजमेंट डैमेज नहीं हो रही, पानी नहीं रुक रहा किसी और का, तो फिर वो ईजमेंट वैलिड की जाएगी। लेकिन अगर यही बंदा रास्ते की शक्ल में अगर पानी जो है रोक दे दूसरे बंदे का, तो अल्टीमेटली ईजमेंट कैंसिल हो जाएगी उसकी। मतलब कि एक ही बंदा जिसकी लैंड है उसके साथ मिसाल के तौर पे एक ये लैंड भी जुड़ी हुई, ये लैंड भी जुड़ी हुई है। इसने उसको कहा है कि ठीक है मेरे लैंड में पानी नहीं आता, इसको कहता है, तो ये कहता है ठीक है मेरी लैंड पर जो पानी यहाँ से आ रहा है तुम्हारी लैंड पे भी जाएगा। ये तो उसने एक ईजमेंट बना ली। अब ये वाला जो बंदा कहता है मेरी लैंड पे रास्ता नहीं आ रहा, तो कहता है ठीक है मेरी लैंड से रास्ता आता है तो तुम अपनी लैंड से इस तरह से निकाल लो। अब अगर इन दोनों ईजमेंट्स की वजह से कोई ईजमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रही, यानी कि इसकी ईजमेंट ख़राब नहीं हो रही जिसने पहले ली है, तो इसने जो ईजमेंट दूसरे को दी है तो वो वैलिड की जाएगी, वैलिड समझी जाएगी, उसको रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसने इस तरह से रास्ता देते हुए, अब जैसे मैं बताती हूँ, इसने इस तरह से एक दो रास्ते इस तरह से निकल रहा ना पानी के लिए, अब इसने क्या किया कि रास्ता देने के चक्कर में इसका पानी वाला रास्ता रोक दिया, जिससे क्या हो रहा है कि इस बंदे की ईजमेंट डिस्टर्ब हो गई, लेकिन इसको ईजमेंट मिल गई है इसकी वजह से, और पहली वाली ईजमेंट डिस्टर्ब हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है कि जो इसने दूसरे से बनाई है कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है, क्योंकि ये बंदा कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि भाई पहले तो मैंने ईजमेंट ली थी, मेरे लैंड पर पानी आ रहा था, अब वो पानी इसने रोक दिया, दूसरे बंदे को ईजमेंट दे दिया रास्ते की, मेरे को नुकसान पहुंच रहा है। तो कोर्ट क्या करेगी, जिस बंदे को ईजमेंट दी थी उसकी भी कैंसिल करवा सकती है, या इस बंदे को सू कर देगी कि आपने क्यों अगले बंदे की ईजमेंट रोकी, इसने इतने सालों से यूज़ की आपने रोक दी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सर्वेंट ओनर है वो ख्याल तो रखता है सबका, ईजमेंट तो देता है, लेकिन उसको चाहिए कि जो ईजमेंट वो नहीं बनाए वो पुरानी ईजमेंट ख़राब ना करे। ठीक है, इफ़ द न्यू ईजमेंट रिड्यूसेस समवन एल्सेस राइट द ओनर मस्ट गेट परमिशन फर्स्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ईजमेंट जो है ख़राब हो रही है दूसरे बंदे की, तो जिस बंदे की ईजमेंट ख़राब होने वाली है उसको चाहिए कि वो बता दे उसको कि भाई मैं दूसरे बंदे को अगर ईजमेंट दे रहा हूँ तो तुम्हारे पानी का रास्ता बंद हो सकता है या फलां आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको पहले आगाह कर दे। ठीक हो गया। देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ मिस्टर ए हैज़ द राइट टू यूज़ द वाटर फ्रॉम मिस्टर बी स्ट्रीम फ्रॉम मॉर्निंग टिल नून, मिस्टर बी कैन लेट मिस्टर सी यूज़ इट फ्रॉम नून टू इवनिंग बट ओनली इफ मिस्टर ए यूज़ इज़ नॉट अफेक्टेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए की ये लैंड है और ये मिस्टर बी की लैंड है और ये मिस्टर सी की लैंड है। अब मिस्टर बी के जो ये लैंड है ना, इसके साथ यहाँ पे एक पानी का वेल लगा हुआ है। अब सुबह के वक्त क्या होगा कि मिस्टर ए जो है इसकी लैंड से मिस्टर बी की लैंड से पानी यूज़ करेगा ईजमेंट की शक्ल में, और शाम से लेकर रात तक मिस्टर सी जो है मिस्टर बी की लैंड से पानी लेगा, लेकिन ए उस वक्त यूज़ नहीं करेगा। यानी कि ए सुबह के वक्त पानी यूज़ करेगा और सी जो है रात के वक्त यूज़ करेगा। यानी कि यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि दोनों
को कोई इफेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि थोड़ी देर के लिए ईजमेंट ए यूज़ कर लेगा और नेक्स्ट टाइम पे ईजमेंट जो है सी यूज़ कर लेगा, बारी बारी यूज़ करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि किसी की भी ईजमेंट डिस्टर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने इस तरह से दे दी। आप चाहे तो एग्जांपल ना दें, जितना ऊपर लिखा है इनफ है, नहीं तो अगर एग्जांपल डाल के देना चाहते हैं इस तरह से तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज लीजर एंड मॉर्टगेजर गिविंग ईजमेंट। यहाँ पे कहते हैं कि लीजर और मॉर्टगेजर किस तरह से ईजमेंट देते हैं वो पढ़ने लगे हैं। पहला है लीजर। लीजर वो होता है जो है लैंडलॉर्ड। Landlord can give easement right on rented property but it should not affect the tenants right। यहाँ पे कह रहे हैं कि लीजर है, जो लैंड ओनर है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को ईजमेंट के लिए दे सकता है, ठीक है। यानी कि जो लीजर है, मतलब यहाँ पे मैं आसान अल्फाज में समझाती हूँ। यहाँ पे एक बंदा है ना, उसकी ये लैंड है, उसने ये लैंड ऑलरेडी किसी को रेंट पे दी हुई है कि भाई फलां बंदा जो है, बंदा ए है, उसका नाम ए है, ए जो है इस लैंड को यूज़ कर सकता है। लेकिन जो लैंड ओनर है, उसे लैंड दी तो हुई है रेंट पे ए को, लेकिन लैंड ओनर क्या करेगा, बी को कहेगा कि ठीक है मैंने ए को तो दे रखी है, लेकिन तुम ए की लैंड से, यानी कि जो मेरी जो लैंड है उसको रास्ते के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी कि लैंड ओनर रेंट के होते हुए भी, रेंटेड बंदे के होते हुए भी किसी और को ईजमेंट के लिए दे सकता है, तब अगर ए को एतराज़ ना हो। यानी कि जो लैंड ओनर है वो ए से पहले परमिशन लेगा, उससे कहेगा कि अगर मैं बी को तुम्हारी लैंड से रास्ता यूज़ करने के लिए दे दूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ए कहेगा ठीक है, आपको जैसा सही लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर बी इस रास्ते को यूज़ कर दे। क्योंकि जो ए है, ए ने क्या किया हुआ है, लैंड को रेंट के लिए लिया हुआ है, तो ए से परमिशन लेना भी ज़रूरी होता है। बेशक उसके पास राइट नहीं है लैंड का, क्योंकि लैंड ओनर नहीं है, लेकिन ए ने रेंट के लिए ली हुई है, तो इससे भी परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, ठीक हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लैंड ओनर है वो ईजमेंट राइट दे सकता है उन लैंड्स पे भी जो रेंट पे दी गई हैं, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना चाहिए कि जिस बंदे को रेंट के लिए दी गई है, यानी कि टेनेंट साहब जो हैं, जो जिसको हम किराएदार कहते हैं उर्दू में, उससे परमिशन लेनी चाहिए ताकि जो है आप उनको एतराज़ ना हो। और अगर परमिशन आप नहीं भी लेते तो कम से कम ऐसे बंदे को ना आप ईजमेंट दें जो आपके ही किराएदार को बाद में तंग करे। यानी कि आप किसी ऐसे बंदे को अगर ईजमेंट देते हैं जो आपके किराएदार को तंग करता है, तो फिर वो ईजमेंट कैंसिल भी करवाई जा सकती है, ठीक होगा, सही होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। मॉर्टगेज बोरोवर्स। अब मॉर्टगेज क्या होता है और इसके अंदर ईजमेंट कैसे दी जाती है, पहले मैं सारा बता देती हूँ मॉर्टगेज क्या होता है, ठीक है। मॉर्टगेज में क्या होता है कि एक इंसान जो है उसको पैसों की सडनली ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास ही जाएगा ना, ऑब्वियसली बैंक पे ही आपको जल्दी पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। बैंक, ये मैंने छोटा सा बैंक बना दिया, सही है। अब ये जाएगा बैंक में जाके क्या कहेगा कि मुझे आप 2 करोड़ रुपए दे दें। अब उससे 2 करोड़ रुपए ले लेता है, लेकिन बैंक पैसे देने से पहले इससे कहेगी कि आप हमें कोई ऐसी चीज़ अपनी दें कि हम उसको एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखें। अगर आप 2 करोड़ रुपए हमारे वापस ना कर सकें तो हम आपकी वो प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ है उसको बेच के अपने पैसे वसूल कर सकें। तो ये बंदा क्या करेगा कि इसके पास जो भी वैल्यूएबल होगा, जो 2 करोड़ रुपए को पूरा कर सके, वो बैंक को एज अ सिक्योरिटी देगा। तो ये क्या चीज़ अपनी देगा, ये दे सकता है अपना हाउस जो 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर की प्राइस पे हो, या कोई ऐसी लैंड दे सकता है, या ऐसा कोई व्हीकल दे सकता है, ठीक है, जो इसके नाम पे हो, जो इसकी अपनी हो, ठीक है। यानी कि इनमें से कुछ भी वो इस बैंक को दे सकता है 2 करोड़ लेने के लिए। यानी कि बैंक के पास ये एज अ सिक्योरिटी इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ देगा, तभी बैंक उसको वो पैसे देगी। और बैंक एक एग्रीमेंट बनाएगी जिस पे लिखा जाएगा कि 2 सालों में या जितने भी साल वो चाहें कि अब इतने सालों तक हमारी किस्त थोड़ी थोड़ी करके हमें पैसे वापस दे दें। यानी कि 2 करोड़ रुपए ये बंदा फ़ौरन उसको एक दिन में मिल जाएगा, लेकिन बैंक को ये फ़ौरन नहीं, इकट्ठे नहीं देगा, बल्कि थोड़े थोड़े करके बैंक को पैसे वापस करेगा, सही है। तो वो कोई भी साल में कर सकते हैं, यानी कि जितने भी साल एग्रीमेंट में लिखे गए, यानी कि अगर बैंक कहता है कि 2 साल के अंदर इसको पूरी अमाउंट वापस करनी है, तो 2 साल के पीरियड के अंदर वो पैसे वापस करेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी की शक्ल में वो ये चीज़ें देगा। अब इसको ईजमेंट के साथ जोड़ती हूँ मैं, सही है। अब यहाँ पे हम ईजमेंट पढ़ रहे हैं, तो ईजमेंट किसके साथ रिलेट करता है, लैंड के साथ। तो ये जो बंदा है ये अपनी लैंड को मॉर्टगेज कर देगा। मॉर्टगेज का मतलब ये है कि ये अपनी इस लैंड को एज अ सिक्योरिटी बैंक वालों को दे देगा और कह देगा जब तक कि मैं आपके पैसे वापस नहीं कर देता, इतने सालों तक, जितने साल का एग्रीमेंट हुआ है, तब तक आप मेरी जो ज़मीन है उसको मॉर्टगेज के लिए रख सकते हैं। अब जिस बंदे की वो ज़मीन है वो इस ज़मीन को ईजमेंट के लिए दे सकता है, सही है। ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। इफ़ समवन बोरोज मनी यूजिंग लैंड एज सिक्योरिटी
दे कैन ओनली गिव ईजमेंट राइट्स इफ़ द लैंडर एग्रीज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बैंक की मर्ज़ी से ही वो बंदा इस प्रॉपर्टी को ईजमेंट दे सकता है, यानी कि बैंक को उसने कहा था कि आप मेरी ये लैंड सिक्योरिटी के लिए रख लें जब तक मैं पैसे नहीं देता, तो बैंक क्या हुआ, बैंक हुआ लैंडर। लैंडर वो बंदा होता जिसने पैसे दिए, पैसे किसने दिए थे, बैंक वाले ने दिए थे ना, तो बैंक की परमिशन के साथ ही वो बंदा इस लैंड को ईजमेंट के लिए दे सकता है। तो ये सारा बात इसमें लिखी गई थी, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे लिखा है गेटिंग ईजमेंट बाय लॉन्ग यूज प्रिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, पहले हम प्रिस्क्रिप्शन का मीनिंग पढ़ लेते हैं ताकि हमें ईजमेंट का सही से समझ आता है। इट मीन्स गेटिंग अ लीगल राइट बाय यूजिंग समवन्स लैंड in a certain way for a very long time. If you do something on someone's land for 20 years without being stopped, you might get the legal right to keep doing it. For government land, the time is 60 years. यहाँ पे कह रहे हैं, पहली लाइन में इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताया कि प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आपको एक लीगल राइट मिल जाता है किसी और के लैंड को यूज़ करने का, बेशक आपने परमिशन ले ली। देखें, परमिशन जब आप खुद जाके अपने मुँह से लेते हो किसी से, वो तो वैसे ही भी लीगल राइट बनेगा ही बनेगा, यानी कि दो लोगों की लैंड जुड़ी है, साथ वाला दूसरे बंदे से परमिशन लेगा, वो परमिशन इसको देगा तो वो लीगल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो वाली परमिशन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप किसी की लैंड को बगैर उसकी परमिशन से पूरे 20 साल तक यूज़ कर रहे हो, तो कानूनी तौर पर आपको परमिशन भी मिल जाएगी उसकी लैंड को यूज़ करने का, ठीक है। और वो टाइम पीरियड नॉर्मल लोगों के लिए 20 साल का रखा गया है, यानी कि अगर कोई नॉर्मल बंदा 20 साल तक किसी की भी लैंड को यूज़ करता है तो ऐसे इंसान को ईजमेंट मिल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट के लिए 60 ईयर्स बताया गया, यानी कि अगर गवर्नमेंट किसी की लैंड को यूज़ कर रही है तो 60 ईयर्स तक अगर उसने यूज़ किया है तो गवर्नमेंट को ईजमेंट 60 ईयर्स की यूज़ की वजह से उसको लीगल राइट गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, सही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज रूल्स टू गेट ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईजमेंट के प्रिस्क्रिप्शन को हासिल करने के लिए क्या रूल्स हैं, ठीक है। यानी कि आपने पहले पढ़ा था कि 20 साल तक एक नॉर्मल इंसान को यूज़ करना चाहिए उस लैंड को विदाउट परमिशन 20 साल तक, और गवर्नमेंट के लिए क्या रखा गया था 60 ईयर्स, सही है। अब इसमें कौन से रूल्स ऐसे ऐड होते हैं, वो रूल्स हम देखने लगे हैं। पहला रूल है यू मस्ट यूज़ अ लैंड ओपनली एंड पीसफुली, यानी कि आपको किसी ने उस लैंड को 20 सालों तक आपको उस लैंड को यूज़ करने से रोका ना गया हो, आपने बहुत पीसफुली उस लैंड को यूज़ किया गया हो, ठीक है। ये चीज़ होना लाजमी है। अगर ये चीज़ें नहीं है, यानी कि आपको 20 सालों के बीच बहुत ज़्यादा इंटरप्शन है, ये लोगों ने आपको रोका है, तो फिर चांसेस ये हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं रहेगी आपके लिए, आपको शायद लीगल राइट बाद में ना मिले। लेकिन आपको कोर्ट को प्रूफ करना होगा कि आपने 20 सालों तक पीसफुली उस लैंड को यूज़ के लिए ओपन यूज़ किए, सारी दुनिया देख रही है, फिर भी आप उस लैंड को यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई इंटरप्शन ना हो आपकी कंसिस्टेंट यूज़ में। You should not be using it because someone allowed you. You must act like you have the right. यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको परमिशन की वजह से यूज़ करने की इजाज़त नहीं मिली, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से उस लैंड को यूज़ कर रहे हो अपना हक समझ के। अगर ये चीज़ होगी तभी उसको ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन कहा जाएगा। अगर आपने किसी से लैंड किसी की लैंड जब आप यूज़ कर रहे हो उसकी परमिशन लेके, फिर वो ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, फिर वो ईजमेंट बाय ग्रांट होगा, जो हमने पहले हेडिंग्स में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हम ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आप किसी की लैंड यूज़ करते हो बगैर उसकी परमिशन के। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप किसी की लैंड बगैर उसकी परमिशन की यूज़ कर रहे हो काफ़ी सालों तक बगैर इंटरप्शन के ओपनली, तो ये चीज़ होना लाजमी है प्रिस्क्रिप्शन के लिए। दो बातें तो बता दी, पहला क्या था कि आप उनकी लैंड पीसफुली और ओपनली यूज़ कर रहे हो, दूसरी पॉइंट में ये बताया गया था कि आप उनकी लैंड को उनकी परमिशन के बगैर यूज़ कर रहे हो अपना हक समझ के। और थर्ड पे लिखा है यू मस्ट यूज़ इट फॉर 20 ईयर्स विदाउट ब्रेक। यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 सालों तक विदाउट ब्रेक्स आप उसकी लैंड यूज़ करो। ब्रेक्स मीन्स कि आप बस कुछ सालों यूज़ किया, 2 साल 3 साल, उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो गए, फिर ये इस तरह से तो नहीं आपको ईजमेंट मिलेगी। ईजमेंट तभी मिलेगी जब आप उस जगह पर रह रहे हो, पूरे 20 सालों तक आप मुसलसल उनकी लैंड से गुजर रहे हो, यूज़ कर रहे हो या पानी ले रहे हो उनकी लैंड से, तब उसको हम ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन कहेंगे। और फोर्थ पे लिखा है यू मस्ट स्टार्ट अ कोर्ट केस विद इन 2 years आफ्टर 20 years टू मेक यू योर राइट ऑफिशियल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब 20 साल गुजर जाए ना, तो 20 साल गुजरने के बाद आप कोर्ट जाएँ, लेकिन फ़ौरन 20 साल बाद ना जाएँ, बल्कि 20 साल जब गुजर जाएँ उसके तकरीबन 2 साल बाद, 2 years बाद, 20 साल के तकरीबन 2 years बाद आप जब कोर्ट जाए ना, तो कोर्ट में जाके कहें मैं उनकी लैंड को पूरे 20 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कुछ एविडेंसेस दे दें, ठीक है। और जब कोर्ट को पता चल जाए कि आप 20 सालों से उनकी लैंड यूज़ कर रहे हो और आप 20 सालों के बाद 2 साल बाद आके जो है इस लैंड को यूज़ करने का राइट अपने पास रखना चाह रहे हो ईजमेंट वाला, तो कोर्ट आपको लाजमी हेल्प करेगी। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको 20 साल
वाला यूज़ कि आपने ओपनली यूज़ किया है, विदाउट इंटरप्शन यूज़ किया है और पूरे 20 साल यूज़ किया, इसका प्रूफ अगर आपने कोर्ट को दे दिया तो फिर चांसेस ये हैं कि आपको ईजमेंट मिल जाएगी, लीगल ईजमेंट मिल जाएगी उस बंदे की लैंड को यूज़ करने का। सही हो गया? तो ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू नो, यानी कि ईजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू नो होने चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो है नेक वी, यू डोंट यूज़ फोर्स, नेक क्लेम, you don't hide what you were doing, neck precario, you don't ask for special permission or make an agreement। अच्छा, ईजमेंट ऑफ इंटरप्शन में ये चीज़ें होनी चाहिए, सॉरी ईजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, ईजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में है ना होना ये चाहिए कि आप किसी की फोर्स की वजह से यूज़ नहीं करें, यानी कि किसी ने आपको फोर्स नहीं किया उस लैंड को यूज़ करने के लिए, ना ही आपने किसी को फोर्स किया उस लैंड को यूज़ करने के लिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये है कि यू डोंट हैव टू हाइड व्हाट यू डूइंग, यानी कि आप छुपा के या छुप के उसकी लैंड को यूज़ नहीं करके, बल्कि आप पूरे होशो आवाज़ में सारी दुनिया के सामने ओपनली उसकी लैंड को यूज़ कर रहे हो, यानी कि उसकी लैंड पर चल रहे हो, उसकी लैंड से जाके पानी ले रहे हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट में लिखा है यू डोंट आस्क फॉर स्पेशल परमिशन टू मेक एन एग्रीमेंट, और ना ही आपने उस बंदे से परमिशन ली है, ना ही एग्रीमेंट किया। तो ये जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी गई ये ईजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिखेंगे। अगर आपको ये लिखना पॉइंट तो आप लिखें, नहीं लिखना तो जितने पिछले पॉइंट्स लिखे थे वो भी इनफ है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। नो इंटरप्शन, if the landowner blocks you and you do nothing for years, your claim might become invalid। यानी कि आपने 20 सालों का क्लेम देने जाना है ना कोर्ट में, कहना है कि मैं 20 सालों तक यूज़ करूँ, लेकिन इन 20 सालों में 2 साल या 6 साल आपको उस लैंड ओनर ने रोक दिया है उसकी लैंड को यूज़ करने के लिए, और आपने बीच में जो इंटरप्शन आई उसके बारे में कोर्ट को नहीं बताया, तो भी चांसेस ये हैं कि आपकी जो है ईजमेंट राइट कैंसिल हो सकता है। एक तो ये ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप 20 सालों तक यूज़ करें, लेकिन 20 सालों से पहले ही आप सिर्फ मुश्किल से 6 साल ही उसकी लैंड को यूज़ कर पाए हैं, और बाकी के जो साल हैं उस लैंड ओनर ने आपको आने से ही मना कर दिया, उस लैंड पे लॉक लगा दी कि आप घुस ही ना पाएँ, तो ऐसी सिचुएशन पे 20 साल तो गुजरे नहीं, आपको पहले ही उसने रोक दिया, तो आपको ईजमेंट राइट नहीं मिल सकता, आपके ईजमेंट राइट इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो जो पिछली बातें बताई हैं ना वो अगर होंगी आपके ईजमेंट में तो आपको विदाउट परमिशन आराम से मिल सकती है, अगर आप 20 सालों का प्रॉपर उनको बताएं कि मैंने 20 साल तक यूज़ किया है विदाउट इंटरप्शन, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं एक्सेप्शंस की। इफ़ यू एंड द लैंड ओनर एग्री टू स्टॉप फॉर अ शॉर्ट टाइम इट डजंट काउंट एज अ ब्रेक। यहाँ पे कहते हैं कि आप और आपका जो लैंड ओनर है, आप दोनों ने मिल के अगर ये चीज़ डिसाइड की कि ठीक है इस ईजमेंट को कुछ वक्त के लिए रोक लेते हैं, तो वो चीज़ जो है ब्रेक के अंदर कंसिडर नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर पानी आना बंद हो गया और आप दोनों के बीच एग्रीमेंट ही पानी के बीच हो, यानी कि इस बंदे की लैंड पे पानी आ रहा है और आपने इसे ईजमेंट किया, इस वाली लैंड वाले ने इसे ईजमेंट किया कि भाई मेरी लैंड में पानी नहीं आ रहा तो आप मेरी लैंड में पानी भेज दें। अब फिर किसी वजह से इसकी लैंड पे जो पानी आ रहा था कुछ सालों बाद आना बंद हो गया, किसी खराबी की वजह से, कोई मसले की वजह से, तो यहाँ पे जो ब्रेक आया पानी ना आने का, जिसकी वजह से कुछ दिनों की ईजमेंट रुक गई। क्या ईजमेंट रुकी कि पानी जो आ रहा था वो तो काफ़ी वक्त से आता गया था कि कई सालों तक, लेकिन अचानक किसी खराबी की वजह से, कोई इशू की वजह से 1 साल या 2 साल के लिए पानी नहीं आ रहा और बाद में फिर दोबारा से पानी आना शुरू हो गया, तो जो ब्रेक लगा था उस ब्रेक को कंसिडर नहीं किया जाएगा ईजमेंट के अंदर, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज मिलके इन्वॉल्व हुई, यानी कि लैंड ओनर जिसने ईजमेंट की ऑप्शन दी और दूसरा लैंड ओनर है जिसने ईजमेंट यूज़ करके अपने लैंड में पानी भिजवाया। उन दोनों को अच्छे से पता है कि पानी क्यों ख़राब हुआ, दोनों मिल के लड़ नहीं रहे बल्कि सब्र से काम ले रहे हैं और बाद में दोबारा से इस ईजमेंट पे अमल करना चाहते हैं। दोबारा से उनका पानी अगर आ जाए तो वो पहले की तरह एक दूसरे से पानी एक्सचेंज करेंगे, तो जो ब्रेक इनके पीछे आया था पानी का उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ लिखी गई है, ठीक है। अगली हेडिंग है कोर्ट डिसीजंस नीडेड। You don't fully get the easement right just by using land for 20 years. You must ask the court for a decision within 2 years. यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने 20 साल अगर यूज़ कर लिया तो आप कोर्ट में 20 सालों के अंदर ही फ़ौरन चले जाते हो कोर्ट में कि मैंने 20 साल यूज़ कर लिया था फ़ौरन मेरे ऊपर डिसीजन दे। ऐसा नहीं होता। आपने जब 20 साल यूज़ कर लिया ना लैंड, तो आपको क्या करना है कि आपको 20 साल जब गुजर जाएँ उसके बाद जो अगले 2 साल होंगे उन्हीं 2 सालों के अंदर आप कोर्ट जाएंगे, तभी चांसेस हैं कि आपकी ईजमेंट राइट जो है कंसिडर किया जाएगा, उसको वैलिड कर दिया जाएगा। अगर फ़ौरन ही 20 सालों के अंदर ही आप चले जाते हैं तो चांसेस हैं कि आपकी डिसीजन फ़ौरन ही दिया जाएगा, बल्कि 2 साल बाद या तो आप जाएं, या अगर आप 20 साल बात करके फ़ौरन जाते हो ना कोर्ट, तब भी कोर्ट आपको कहेगी कि आप 2 साल वेट कर लें, क्योंकि आपका 20 साल तो अभी गुजरे हैं तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह के इश्यूज़ आपके लिए डाल सकते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि जब आपका 20 साल हो जाए तो उसके तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद आप कोर्ट लाजमी जाए डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ईजमेंट, पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है एक्सटिंग्विशिटिव। पहला हम पढ़ लेते हैं पहले में क्या लिखा गया है।
gain the right like using water from land। एक्विजिशन से क्या होता है कि जब आप किसी की लैंड से पानी यूज़ करते हो या रास्ता यूज़ करते हो तो वो चीज़ एक्विजिटिव में आती है, ठीक है। तो एक्सटिंक्टिव भी देख लें तो उसमें क्या लिखा है, द लैंड ओनर लूजेज अ राइट बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग यूज़। अब एग्जीक्यूटिव आता है, इसके लिए आप वो वाली एग्जांपल यूज़ कर लें ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन की। इसमें होती है ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आप किसी के लैंड को अगर 20 सालों तक यूज़ कर रहे हो ना, तो 20 सालों से यूज़ करने से क्या होता है कि कोर्ट आपकी लैंड दूसरे बंदे को दे देगी, उस बंदे को दे देगी जिसने आपकी लैंड को पूरे 20 साल से यूज़ किया है। इसको हम कहते हैं ईजमेंट ऑफ एक्सटिंक्टिव। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी लैंड किसी और के हाथ में चली जाती है क्योंकि उसने 20 सालों तक यूज़ किया, आपने परवाह नहीं की। जो पहला वाला ना एग्जीक्यूटिव, इसमें बाकायदा आप परमिशन लेते हो मालिक से, यानी कि जिसकी लैंड आप यूज़ कर रहे हो उससे प्रॉपर्ली आप परमिशन लेते हो। लेकिन एक्सटेंटिव में बेसिकली प्रेस्क्रिप्टिव ईजमेंट आ जाते हैं जिसमें आप दूसरे की लैंड 20 सालों तक यूज़ कर रहे होते हो और वहाँ पर जाके चांसेस ये हैं कि आपके हाथों से आपकी ज़मीन चली जाती है। ठीक हो गया। तो ये हमने डिफरेंट काइंड्स पढ़ लिए। अगली पढ़ लेते हैं ईजमेंट राइट यू कैनॉट गेट बाय लॉन्ग यूज़। अब यहाँ पे कुछ ऐसे राइट्स बताए हैं कि लॉन्ग यूज़ करने से आपको नहीं मिलेगी ईजमेंट। यू कांट गेट अ राइट इफ इट डिस्ट्रॉयज द पर्सनस, इट डिस्ट्रॉयज अदर पर्सनस लैंड। अगर आपको ईजमेंट राइट तब नहीं मिलेगा जब आप दूसरे की लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा लिखा है यू कैन नॉट, यू वांट लाइट और एयर फॉर ओपन ग्राउंड नॉट अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए ईजमेंट नहीं मिलती, ओपन लैंड्स पे आपको ईजमेंट मिल सकती है। You want to use rain water that isn't in a stream or pond। अगर आप रेन वाटर यूज़ करना चाहते हैं जो कि ओपन लैंड पे है कि कोई उसका मालिक नहीं है, वहाँ पे ईजमेंट नहीं मिलती। ईजमेंट तभी मिल सकती है जब किसी की लैंड पे कोई पाउंड हो, उसका अपना ज़ाती कोई ऐसा कुआं हो जहाँ पे उसने खुद की यूज़ के लिए लगाया हो और आप उसकी लैंड से वो पानी लेना चाह रहे हो, तभी आपको ईजमेंट मिल सकती है। लेकिन ओपन लैंड पे अगर पानी जमा हो गया है तो किसी की वो लैंड नहीं है, तो वहाँ पे आप ईजमेंट नहीं क्लेम कर सकते। लास्ट इज यू वांट अंडरग्राउंड वाटर नॉट इन अ क्लियर पाथ। अगर आपको अंडरग्राउंड वाटर चाहिए, ऐसा पानी जो ज़मीन के अंदर से आ रहा है, तो वो पानी तो ज़ाहिर बात है सब लोगों की ज़मीन के अंदर से आ रहा है, तो उसमें ईजमेंट आप कैसे ले सकते हैं? ईजमेंट तभी ले सकते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक लैंड पे वो पानी मौजूद हो या किसी स्पेसिफिक लैंड वाले ने अपने लिए पानी का सिस्टम लगाया हो, तभी आप उससे ईजमेंट क्लेम करके अपनी लैंड पे लगवा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पाइपलाइन सिस्टम जो सबकी लैंड पे गवर्नमेंट के थ्रू नॉर्मली आ रहा है, वहाँ पे आप ईजमेंट क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हेडिंग इज डिफेंसेस इन कोर्ट, हाउ अ लैंड ओनर कैन से नो, यू यूज्ड फोर्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये बातें लिखी गई, इन सारे पॉइंट्स में ये बताया गया है कि अगर किसी इंसान ने ईजमेंट के लिए कोर्ट में केस किया है और लैंड कोर्ट से कहा है कि मुझे ईजमेंट चाहिए फलां बंदे की लैंड पर, तो बाद में वो जो लैंड ओनर है इसकी ईजमेंट कैंसिल करवा सकता है। और कैंसिल कैसे करवा सकता है उसकी ये रीजंस बताएंगी। पहली रीज़न है यूज़ ऑफ फोर्स, यानी कि जो बंदा ईजमेंट डिमांड करा है उसने अगर फोर्स करके अगले बंदे को गन पॉइंट पे कहा है कि मुझे अपनी लैंड यूज़ करने दो, फोर्स किया है, तो ऐसी सिचुएशन पे उसको ईजमेंट नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट है यू हैड अ डील और एग्रीमेंट। अगर जिस बंदे ने ईजमेंट ली है और उसने इसके साथ ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट किया है, लेकिन उस ईजमेंट के एग्रीमेंट में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो चीज़ें पे एग्रीमेंट दोनों ने की है, बाद में ये बंदा जिसने ईजमेंट ली है वो कोर्ट में जाके कोई और ईजमेंट की क्लेम कर रहा है जिसके लिए लैंड ओनर मान नहीं रहा, और जो चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी गई हैं दोनों के बीच, वो चीज़ें वो बंदा नहीं कर रहा जिसने एग्रीमेंट करवाया था ईजमेंट का, तो ऐसी सिचुएशन पे भी चांसेस हैं कि उस बंदे की ईजमेंट ख़त्म हो जाए, कैंसिल हो जाए। अगला है यू वर यूजिंग इट सीक्रेटली, यानी कि आप किसी की लैंड को छुप के यूज़ कर रहे हैं, छुप के उसकी लैंड से पानी ले रहे हैं या रास्ता यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी ईजमेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर आप लेना भी चाहेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपने उसकी लैंड को छुप के यूज़ किया विदाउट देयर परमिशन। यू वर इंटरप्टेड फॉर ओवर अ ईयर, और अगर आप किसी की लैंड को ओपनली भी यूज़ करते हैं लेकिन आपको बार बार रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है कि इसकी लैंड को यूज़ ना करें, तब भी आपको ईजमेंट नहीं मिलेगी। जहाँ पे इंटरप्शन आए, रोकने वाली बात है, तब ईजमेंट नहीं मिलती है आसानी से। एंड अगले पॉइंट पे लिखा है यू यूज़ वुड डैमेज योर लैंड,
और आपको तब भी यूज़ करने के लिए लैंड नहीं दी जाएगी जब उस लैंड ओनर को लगे कि आपके यूज़ करने से उनकी लैंड ख़राब होगी, तो तब भी आपको ईज़मेंट नहीं मिलेगी। अगले पे लिखा है यू डिडंट कंप्लीट द फुल 20 ईयर्स, और अगर आपने 20 साल नहीं गुजारे और उससे पहले ही आप ईज़मेंट क्लेम करने के लिए आ गए हैं, तब भी आपको ईज़मेंट नहीं मिलनी उस लैंड की। ये पॉइंट्स थे कि ईज़मेंट किन किन चीज़ों पे नहीं मिलती। अगली हेडिंग है गेटिंग ईज़मेंट बाय कस्टम ट्रेडिशन। कस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ कस्टम? अ कस्टम इज समथिंग पीपल हैव बीन डूइंग इन अ प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल, इन अ विलेज इफ ऑल फार्मर्स ऑलवेज लेट ईच अदर ग्रेज cows on a shared field, this becomes a customary easement. अब कस्टम का मतलब है कि अगर एक जगह पे कोई लोकेशन है, वहाँ पे सब लोग किसी एक आदत को यूज़ करते हैं, यानी कि अब एग्जांपल भी दी गई है यहाँ पे कि एक विलेज है, वहाँ पे लोगों की आदत है कि एक दूसरे की ज़मीनों पे अपने जानवरों को ले जाते हैं, काउज हो या कोई भी जानवर को ले जाते हैं, और जो भी उनकी ज़मीन पे फसल होती है वो उन जानवरों को खाने के लिए दे देते हैं। वैसे ही ये हर जगह, उस गांव में हर जगह ये चीज़ हो रही है, तो ये क्या हुआ? कस्टम हुआ। तो अगर ऐसा कस्टम ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे, तो ऐसे लोगों को आराम से ईज़मेंट भी मिल सकती है। अगली हेडिंग है रूल्स फॉर कस्टमरी ईज़मेंट। अब कस्टमरी ईज़मेंट को हासिल कैसे किया जाता है? टू बी वैलिड अ कस्टम मस्ट be old and well known, be reasonable, not harmful or silly, be used peacefully, not go against public rules, be clear and certain, not confusing। पहला पॉइंट में ये बताया गया कस्टम में कस्टम ईज़मेंट हासिल करने के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे ये बताया जा रहा है कि जिस एरिया पे जो कस्टम मौजूद है, आप अगर उस कस्टम को यूज़ करके कोर्ट में जाके कहते हैं कि हमारे इलाके में या हमारे उस एरिया में इस तरह से तो ज़मीनें यूज़ की जाती हैं, तो जब आप उसका रेफरेंस दोगे उस कस्टम का, तो कोशिश करें वो जो कस्टम है वो वेल नोन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जिस कस्टम का रेफरेंस दे रहे हो कोर्ट में, उसके बारे में उस इलाके में कोई जानता ही ना हो। तो कोशिश करें ऐसे कस्टम को आप कोर्ट में लेके जाएं ईज़मेंट के लिए जिसके ऊपर सब अमल करते हैं। यानी कि अगर सारे उस इलाके के सारे लोग अगर अपने जानवरों को एक दूसरे की खेतों से खाना खिला रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा नोन कस्टम है, यानी कि हर बंदा इस कस्टम को जानता है उस इलाके में, तब चांसेस हैं कि आपको ईज़मेंट मिल सकती है उस कस्टम को यूज़ करके या उस कस्टम का रेफरेंस दे के। सही हो गया। दूसरा पॉइंट्स भी देख लें। दूसरे पॉइंट में लिखा है बी रीजनेबल, नॉट हार्मफुल और सिली, यानी कि अब जो उस कस्टम का रेफरेंस दें वो सिली ना हो, स्टूपिड ना हो, यानी कि अजीब ना लगे कोर्ट को कि कैसा कस्टम का जिक्र कर रहा है जिसके लिए ईज़मेंट मांग रहा है, या ऐसा कस्टम ना हो जो हार्मफुल हो, यानी कि जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। ठीक है, इस तरह के कस्टम्स पे आपको ईज़मेंट नहीं मिलेगी अगर वो हार्मफुल हो या सिली हुए। तो कोशिश करें कस्टम ऐसा हो जो जिस पे पुराने वक्तों से यूज़ भी किया जा रहा है उस कस्टम को और वो किसी को हार्मफुल और सिली ना लगे। तो चांसेस ये हैं कि ऐसे कस्टम का जब आप रेफरेंस देंगे कोर्ट में तो आपको ईज़मेंट मिल सकती है। अगला पॉइंट लिखा है बी यूज पीसफुली। बी यूज पीसफुली का मतलब ये है कि वो जो कस्टम है वो पीसफुली यूज़ किया गया है, यानी कि पास्ट में भी जिन जिन लोगों ने भी उस कस्टम को यूज़ किया है किसी को भी उससे नुकसान नहीं पहुंचा, किसी की फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा या किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा जो उस लैंड पर रहते हैं। तो अगर आप इसका रेफरेंस भी देंगे तो कोर्ट लाजमी आपको उसी कस्टम को देखते हुए ईज़मेंट ज़रूर देगी जब उनको पता चलेगा कि ये जो कस्टम है इसने किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही लैंड्स को नुकसान पहुंचाया, तो वो लाजमी आपको देगी। उसके अलावा नॉट गो अगेंस्ट पब्लिक रूल्स, यानी कि वो जो कस्टम है वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस पर अगर कोर्ट कह के ठीक है कि हम आपको इस पर ईज़मेंट दे देते हैं, कल को उसी कस्टम को अगर पब्लिक बाहर भी यूज़ करना शुरू कर दे कि भाई फ़लाँ जगह पे बंदे ने कहा था उसके गांव में होता तो हम भी यूज़ करेंगे, और कल को उनकी लैंड पर अगर कोई नुकसान पहुंचता है उस कस्टम की वजह से जो किसी और ने यूज़ किया था अपने लिए, तो चांसेस ये हैं कि ऐसा कस्टम पब्लिक यूज़ में अगर आया, नुकसान दिया, तो कोर्ट फिर उसको अलाउ नहीं करेगी। लेकिन अगर ऐसा कस्टम पब्लिक अगर यूज़ करती है रैंडमली भी किसी और कोर्ट में, अगर इस बंदे का हवाला कहीं और गया और वो पब्लिक तक पहुंची बात और सब लोग उस कस्टम को यूज़ करने लग गए और उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, तो फिर चांसेस हैं कि ये कस्टम ठीक था, ये कस्टम जो है किसी को नुकसान नहीं दिया। तो कस्टम का ठीक होना जो पब्लिक को भी नुकसान ना दे, एक्स्ट्रा लोगों को भी, तो चांसेस हैं कि ऐसे कस्टम पे आपको ईज़मेंट मिल सकती है। उसके अलावा बी क्लियर एंड सर्टेन, नो कन्फ्यूजन, यानी कि जो कस्टम है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, तो ये चीज़ें बेहतर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कस्टमरी ईज़मेंट के बारे में। Sometimes people are allowed to use someone else's land because everyone in the area has done it for a long time. This is called a customary easement. It's like a rule made by tradition that people follow in a village or community. यानी कि यहाँ पे में पूरी लाइन में वही बात रिपीट हो रही है कि कुछ लोग किसी जगह पर रह रहे होते हैं, वो एक दूसरे की लैंड को यूज़ करते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, और वो जब किसी की लैंड को यूज़ करते हैं तो काफ़ी सालों से वो ये चीज़ करते रहे हैं। यानी कि अगर 2025 अगर अभी चल रहा है तो 1998 में जो कस्टम
इस्टेब्लिश हुआ था, लोग एक दूसरे की लैंड को यूज़ करें किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो आज भी यूज़ करते रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं कस्टमरी ईजमेंट, यानी कि पास्ट में हुआ रवायात, पास्ट में हुए हुए चीज़ें जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, जिस पे लोग अमल कर रहे हैं, वो आज भी चल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कस्टमरी ईजमेंट। ठीक है, यानी कि ट्रेडिशन बन जाता है। ट्रेडिशन इन अ सेंस कि अगर एक बंदा दूसरे की लैंड यूज़ कर रहा है तो लोग कहते हैं ठीक है इसको ट्रेडिशन बना लेते हैं, तो सारे लोग भी जो इनके गाँव वाले हैं वो भी कहते हैं कि हम भी इसको यूज़ करते हैं। यानी कि इन दो लोगों ने स्टार्ट किया था, दूसरे को पसंद है तो उन लोगों ने भी स्टार्ट किया, करते करते उस पूरे एरिया में जो है वो सेम कस्टम और ट्रेडिशन फैल गया, तो उसको हम कहते हैं कस्टमरी ईजमेंट। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में राइट ऑफ वे। अब राइट ऑफ वे के बारे में बताया गया है कि राइट ऑफ वे का मतलब है रास्ता यूज़ करना, रास्ता यूज़ करना, इसको हम कहते हैं राइट ऑफ वे। अब इसको समझ लेते हैं, इसमें लिखा क्या है, पीपल इन अ विलेज में हैव अ पाथ दैट दे ऑलवेज यूज टू वॉक थ्रू समवन्स लैंड even if it's not written down because they have used it for a long time. They may have the right of a way. This means they are allowed to walk through that land as a habit or tradition. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गांव होता है ना, उसमें क्या होता है, लोगों की कुछ ज़मीनें इस तरह से साथ जुड़ी होती हैं। आप में से बहुत से लोग जो गांव में गए हुए हैं, आपने देखा होगा लोगों की ज़मीनें इस तरह से जुड़ी होती हैं, और बाज़ों का ये क्या करते हैं कि खुद से ही चलते चलते आदत बना लेते हैं एक ही ट्रैक को यूज़ करने की, तो फिर उसके पीछे 10 कोई और बंदा भी उसी ट्रैक को यूज़ करते, कोई और बंदा भी करते 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 उन सारी ज़मीनों के बीच एक लाइन इस तरह से बनना शुरू हो जाती है। यानी कि यहाँ पे इतने लोग चल चुके हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन बन चुकी है सारी फसलों की बीच, यानी कि ये लैंड किसी और मालिक की, ये किसी और मालिक की, ये किसी और मालिक की, ये किसी और मालिक की है, और जितने भी लोग इनकी लैंड से गुजरे हैं वो स्ट्रेंजर्स हैं, उनको नहीं पता ये लैंड किसकी है, बस वो चल के जा रहे हैं। तो उन्होंने इसको क्या बना दिया, अपना राइट ऑफ वे, यानी कि उन लोगों ने इस लैंड को अपना राइट ऑफ वे बना लिया और काफ़ी वक्त से यूज़ कर लिए, जिसकी वजह से ये लैंड ओनर अगर चाहें भी तो उनको रोक नहीं पाएंगे और कहेंगे कि आपने हमारा राइट ऑफ वे रोक दिया है, तो फिर इस तरह कोर्ट केसेस में बात जाएगी, तो काफ़ी लंबी बात हो जाती है। तो बेसिकली अगर कोई बंदा आपकी लैंड यूज़ कर रहा है राइट ऑफ वे के लिए, तो चांसेस ये हैं कि फ्यूचर में ये लोग उस लैंड को पक्का अपना राइट ऑफ वे का ईजमेंट बना ले, यानी कि आपकी लैंड से पक्का उनको रास्ता फिर उनको मिल जाए लोगों को चलने फिरने के लिए, तो उसको हम कहते हैं राइट ऑफ वे। तो इस तरह से भी विलेज में रास्ता एक दफ़ा बन जाए ना और उस पर लगातार लोग चलते जाएं, तो वो फिर परमानेंट राइट ऑफ वे की ईजमेंट बन जाती है, यानी कि परमानेंटली वो जो रास्ता बनाया गया था वो फिर परमानेंट हो जाता है। आप उसको हटाने की भी कोशिश करो तो आपके लिए मसला बनता है बाद में। अगली हेडिंग है राइट टू प्राइवेसी। अब राइट ऑफ प्राइवेसी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, In Pakistani law, people, especially women, have a right to privacy in their homes. This means no one should be able to look into their houses or disturb their private space. Even though in English law doesn't allow privacy as a legal rule in this way, Pakistani court do allow it, especially to protect women. अच्छा, अब privacy के लिए इंग्लिश लॉ इतना ज़्यादा फीमेल को प्राइवेसी नहीं देता, वो इतना इस चीज़ को बड़ी चीज़ नहीं समझता, लेकिन पाकिस्तानी लॉ में ख़ासतौर पे पाकिस्तानी कोर्ट्स कहता है कि फ़ीमेल को प्रॉपर्ली प्राइवेसी मिलनी चाहिए। अब प्राइवेसी का इसमें क्यों जिक्र किया गया, क्योंकि ईजमेंट में अक्सर क्या होता है कि लोग एक दूसरे की लैंड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप किसी की लैंड यूज़ करें, वहाँ पर कोई घर बना हुआ है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली औरतें भी रह रही होंगी, तो उस तरह की प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए राइट टू प्राइवेसी का ये लॉ बनाया गया। ठीक है, कि अगर कोई किसी ईजमेंट की शक्ल में यूज़ भी करता है तो औरतों को ना झांके, औरतों के अंदर ना घुसे, चुप करके अपने रास्ते को यूज़ करे, बल्कि उस रास्ते को भी यूज़ करना छोड़े। तो इस तरह के राइट ऑफ प्राइवेसी बनाए गए खास तौर पे औरतों के लिए। ठीक हो गया। अब हम आगे पढ़ते जाते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस लिखेंगे। इसमें केस लॉ आया हुआ है, वो है गणेश लाल वर्सेस रसूल फातिमा 1976 रसूल। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द केस ऑफ दिस, the court said that every woman has a right to privacy in her home. This is even more important for women who follow the tradition of parda, keeping themselves hidden from a stranger. Example of customary easement. Here are some examples where people are allowed to use land in special ways because there have been a long time. अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं एग्जाम्पल से पहले जितना भी बात यहाँ तक लिखी गई है वो एक केस का रेफरेंस दिया गया। इस केस में ये बताया गया है कि जो औरतें हैं उनको प्राइवेसी प्रॉपर्ली मिलनी चाहिए, बेशक उनकी लैंड से कोई भी बंदा गुजरे, बट उनको प्रॉपर्ली प्राइवेसी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो औरतें हैं पर्दा करती हैं, इनके ट्रेडिशन में पर्दा है, तो ऑब्वियसली जब इनकी लैंड को यूज़ किया जाएगा तो इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर कस्टमरी ईजमेंट भी देख लें, तो उसकी एग्जांपल देख लें तो क्या लिखी गई है। हियर सम एग्जांपल वेयर पीपल आर अलाउड टू यूज लैंड इन स्पेशल वेज बिकॉज इट्स बीन डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसमें पहला पॉइंट है राइट टू बरी द डेड।
तो यहाँ पे द राइट टू बरी द डेड के बारे में लिखा है, फॉर पीस ऑफ लैंड हैज़ ऑलवेज बिन यूज फॉर बुरियल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी की लैंड को कंसिस्टेंटली लोगों को दफनाने के लिए यूज़ किया गया है, लाइक ग्रेवयार्ड। People can continue to bury their loved ones there, but this only applies if the land isn't useful for anything else. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर किसी की लैंड पे मुसलसल लोग आके दफना रहे हैं तो उस लैंड को फिर ग्रेवयार्ड माना जाएगा, कब्रिस्तान माना जाएगा। लेकिन अगर वो लैंड ग्रेवयार्ड होने के साथ साथ फसल लगाने के लिए भी यूज़ की जा रही है तो चांसेस ये हैं कि वो जो लैंड है वो बरियल के लिए काम नहीं आएगी। बाद में फिर लोग जो फसलें उगा रहे हैं वो फिर लड़ेंगे कि आप हमारी लैंड पे लोगों को क्यों दफना रहे हैं, सही है। लेकिन अगर ऐसी लैंड है जो खुद ही एक प्रूफ आपको दे रही है कि यहाँ पे कोई फसलें नहीं उग रही, इस पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को दफनाया जा रहा है, तो फिर ऐसी लैंड्स को हम ग्रेवयार्ड की तरह यूज़ करते हैं। यानी कि ग्रेवयार्ड का क्यों मैंने एग्जांपल दी, क्योंकि बेसिकली कुछ लोग ईजमेंट की शक्ल में भी लोगों की लैंड एज अ ग्रेवयार्ड की शक्ल में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप किसी से परमिशन नहीं लेते, सीधा ही बस लोगों को दफनाना शुरू कर देते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप कंसिस्टेंटली किसी की लैंड से रास्ता अगर यूज़ कर रहे हो पानी की शक्ल में या चलने की शक्ल में 20 सालों तक, वैसे ही अगर आप किसी की लैंड को कब्रिस्तान बना देते हो, मुसलसल लोगों को दफना रहे हो आप उधर, तो चांसेस ये हैं कि वो ग्रेवयार्ड की शक्ल में आपको एक ईजमेंट मिल जाए। यानी कि आप उस लैंड के ऊपर एक ऐसी ईजमेंट हासिल कर लो कि आप उसको लोगों को दफनाने के लिए उसको यूज़ कर सको, ठीक है। तो एक ये ईजमेंट भी आपको मिल सकती है। अगली हेडिंग है राइट टू ग्रेज कैटल। If villagers have always let their cows or goats eat grass in certain field, they can continue doing that. This is allowed by tradition and is customary easement. इस वाले ऑप्शन में ये बताया जा रहा है जो लोग गांव में एक दूसरे के खेतों में अपने जानवरों को लेके जाते हैं और उनकी फसलें खाते हैं, और ये चीज़ हर जगह पे हो रही है गांव में, तो ये चीज़ नॉर्मल है उनके लिए, तो वहाँ पे ऐसी लोकेशन में ईजमेंट हासिल करना मुश्किल नहीं होता। तो इस टाइप के हम ईजमेंट को कस्टमरी ईजमेंट कहते हैं, ठीक है। फिशरमैन यूजिंग द सी शोर, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फिशरमैन है, फिशरमैन कौन होता है, जो पानी से मछलियाँ निकालता है, ठीक है। फिशरमैन हैव बीन अलाउड टू ड्राई देयर फिश ऑन द बीच फॉर मेनी ईयर्स। द कोर्ट सेड दिस कैन कंटिन्यू एज अ ट्रेडिशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो फिशरमैन होते हैं ना, वो समंदर से जितनी भी मछलियाँ हैं उनको सुखाने के लिए एक सी शोर के पास से आते हैं। सी शोर क्या होता है कि समंदर के किनारे को कहते हैं, ठीक है। जो ड्राई जगह होती है सैंडी और रॉक जैसी, यानी कि जो सी शोर है वो उसमें सैंड होती है और रॉक्स होते हैं, हार्ड पत्थर होते हैं, ठीक है। वो जो सी शोर होता है उसका कोई मालिक होता है। तो जितने भी फिशरमैन हैं वो सी शोर में अपनी फिशेस अगर रखते हैं, उन्होंने वहाँ पे ट्रेडिशन बनाया हुआ है कि ठीक है जितने भी सी से फिशरमैन आते हैं वो यहाँ पे मछलियाँ जो है ड्राई कर सकते हैं। तो ये जो सी शोर हैं इनसे वो ईजमेंट या तो परमिशन के थ्रू ले सकते हैं या फिर जो नॉर्मल ट्रेडिशन है, नॉर्मल ट्रेडिशन का मतलब ये है कि जैसे कि पास में लोगों ने इन्हीं सी शोर पे अपनी मछलियाँ रखी हैं, तो आज के दौर के भी लोग इधर ही अपनी मछलियों को सुखाने के लिए सी शोर में रख रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो पुराने रवायात में लोग लगातार किसी की लैंड पे आके अपनी मछलियाँ सुखा रहे हैं, तो वैसे ही इन्होंने भी सुखाई हैं, तो ये भी एक ट्रेडिशन का पार्ट बन सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर कोई किसी की लैंड पे हमने जानवरों को लेके जा रहे हैं, उनके खेत पे लेके जा रहे हैं और वो उनकी सब्जियां खा रहे हैं, और ये भी दूसरे की लैंड पे अपने जानवरों को लेके जा रहे हैं, खेत पे उनकी सब्जियां खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो ये भी एक ट्रेडिशन बन जाता है उस एरिया का। तो वैसे ही सी शोर में भी एक ट्रेडिशन बनता है कि जितने भी मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं वो सी शोर यानी कि मछली क्या नाम है उसका, लैंड के किनारे पे आ जाते हैं मछलियों को सुखाने के लिए। और वो जो लैंड है यानी कि जो सी शोर वाले जो लैंड है वो कोई ऑन करता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली उस पर अगर मछलियों को सुखाने के लिए रखा जा रहा है, डिफरेंट लोग आके उस पर सुखा रहे हैं, तो कुछ वक्त बाद उसको एक ईजमेंट की तरह लोग यूज़ करने लगते हैं उस लैंड को, ठीक हो गया। इसमें केस लॉ लिखा गया है अब्बास वर्सेस एंडी छतर। द कोर्ट सेड फिशरमैन कैन यूज द बीच टू ड्राई देयर फिश बिकॉज इट्स समथिंग दे हैव डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे भी वही बात बताई जा रही है कि जो फिशरमैन है जो इतने अरसे से फिशेस निकाल के एक सी शोर में रखता है ड्राई करने के लिए फिशेस को, इतने अरसे से ट्रेडिशन यूज़ हो रहा है, तो बाद में इसको रोका तो नहीं जाएगा ना। तो जैसे उन्होंने पहले यूज़ किया तो बाद में भी उसको एज अ ईजमेंट यूज़ करते रहेंगे, ठीक होगा। नेक्स्ट हेडिंग में लिखे ईजमेंट थ्रू नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब है किसी मजबूरी के लिए या किसी पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए आप जो है अगले की लैंड यूज़ कर रहे हो। मकसद क्या होगा, वाटर, यानी कि आपकी लैंड पे पानी नहीं आता, ये एक ज़रूरत है। उसके अलावा अवे, अ रोड कर दें इस पर, अ रोड और अ पाथवे,
यानी कि पाथ पे या रोड के लिए भी आप किसी की लैंड यूज़ कर सकते हो रास्ते के लिए, ठीक है। तो इसको क्या होगा, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स अ पर्सन मस्ट यूज समवन्स लैंड बिकॉज देयर हैव नो अदर वे टू यूज़ देयर ओन लैंड, दिस इज कॉल्ड ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। यानी कि आप किसी और की लैंड को यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपके लैंड पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, इस चीज़ को हम कहते हैं ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। यानी कि आपको ज़रूरत है अगले बंदे की लैंड को यूज़ करना, इसको हम नेसेसिटी कहते हैं, ज़रूरत कहते हैं, ठीक है। वेयर डज दिस रोल कम्स फ्रॉम, यानी कि ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी का रोल कहाँ से निकला है, बेसिकली ये ईजमेंट एक्ट से निकाला गया है, ठीक है। दिस रोल इज अ पार्ट ऑफ लॉ कॉल्ड द ईजमेंट एक्ट 1882 एंड इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द पीपल शुड बी एबल टू यूज देयर ओन लैंड प्रॉपरली। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी इस एक्ट में इसलिए डाला गया और इसको इसलिए बनाया गया ताकि जिन लोगों की लैंड पे पानी नहीं आ रहा, तो उन लोगों की लैंड पे अगर रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, तो वो अपनी लैंड को प्रॉपर्ली तब भी यूज़ कर सकते हैं ना जब दूसरे लैंड वाला उनको ईजमेंट पहुंचाए। कैसी ईजमेंट पहुंचाए कि दूसरी लैंड वाला कहे कि ठीक है तुम मेरे लैंड से रास्ता यूज़ कर लो, इससे क्या होगा कि उनकी लैंड प्रॉपर्ली यूज़ होगी। यानी कि जो बंदा इस लैंड में रहता है वो इसकी लैंड को यूज़ कर सकता है रास्ते के लिए या पानी के लिए। इससे क्या होगा कि उस बंदे की अपनी लैंड का जो यूज़ है वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। दिस रूल इज कॉल्ड एज अ जस्ट नेसेसिटेटस विच मीन्स लॉ ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। यानी कि इस पूरे रूल को हम जस्ट नेसेसिटेटस कहते हैं। जस्ट नेसेसिटेटस एक लैटिन ज़बान में इसको बोला जाता है जिसकी इंग्लिश वर्डिंग्स है लॉ ऑफ नेसेसिटी। अगर पेपर में आ गया डिफाइन दी जस्ट नेसेसिटेटस तो आपने इसमें ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी के बारे में बताना होगा। अगर एक्विजिशन के अंदर जस्ट नेसेसिटेटस आ गया तो आपने सारा एक्विजिशन वाला टॉपिक डाल देना है। अगर उन्होंने ईजमेंट के साथ जस्ट नेसेसिटेटस पूछ लिया तो उसमें आपने सारा कुछ ईजमेंट के काइंड वाले टॉपिक्स को डाल देना है और उसका मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी इस आई की साइन में, ठीक हो गया। तो आप ये जाके लाजमी देख लें, सही है। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले ए सेल्स अ फील्ड टू बी फॉर फार्मिंग बट द फील्ड इज सराउंडेड बाय एज लैंड एंड बी कैन नॉट रीच इट। द लॉ सेज बी मस्ट बी अलाउड टू वॉक और ड्राइव थ्रू एज लैंड टू गेट द फील्ड, दिस इज एन ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ए है ना वो अपनी लैंड सेल करना चाहता है जो बी को सेल करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ए की जो लैंड है ना वो जितने हिस्से की लैंड वो सेल करना चाहता है वो हिस्सा आपको इस तरह से दिखाती हूँ। अब ए ने ये वाली जो लैंड है ना ये वाली वो बेच दी है बी को, ये लैंड भी एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। अब ये वाली जो लैंड है ना छोटी सी जो साथ लगी हुई है ये बी को बेचती है। अब लेकिन इस लैंड तक पहुंचने के लिए तब भी ए की दोनों लैंड से गुजरना पड़ेगा किसी एक से भी। अगर इधर से भी गुजरेगा तब भी उसको एक ही ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से भी गुजरना है तब भी एक ही। तो बी क्या करेगा, ए से कहेगा कि ठीक है आपने ये वाली लैंड तो मुझे सेल कर दी है तो आप कम से कम अपनी दूसरी लैंड से मुझे इस लैंड तक पहुँचने का रास्ता दे दें, ईजमेंट दे दें। तो ये आप इसमें एग्जाम्पल डाल दें, ठीक हो गया। इसको ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है यही एग्जाम्पल डालें, आप कोई भी ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी की एग्जाम्पल जो आपको ईजी लग रही है वो आप डाल दें। आप इसमें वाटर वाली एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। अगर आपकी लैंड में पानी नहीं आ रहा और आप अपनी फसलें नहीं उगा पा रहे तो उसके लिए आप दूसरी लैंड वाले से ईजमेंट ले सकते हैं जिसकी लैंड में पानी इजीली आ रहा है, तो वो एग्जांपल भी आप इसमें डाल सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, दिस काइंड ऑफ ईजमेंट लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द नीड एग्जिस्ट, इफ द पर्सन बिल्ड्स अ न्यू रोड दैन द ईजमेंट कैन एंड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस बंदे की लैंड पे अगर रोड नहीं है, रास्ता नहीं, दूसरे की लैंड पे है, तो उसकी लैंड से तो आप मजबूरी अपनी बता के कि मेरी लैंड पे रास्ता नहीं आता तो अब अपनी लैंड से मुझे रास्ता लेने दें, तो तब तक तो आपको ईजमेंट मिलेगी। लेकिन जिस दिन आपके लैंड पे रास्ता निकल गया, इस तरह से अचानक गवर्नमेंट ने आपकी लैंड पे इस तरह से एक रास्ता निकलवा लिया कि आपको अब इसकी लैंड यूज़ ना करनी पड़े, तो ऐसी सिचुएशन पे यानी कि जब आपका अपनी ही लैंड पे रास्ते की ऑप्शन खुद ब खुद बन जाए तो वो जो ईजमेंट आपने इसकी लैंड से ली हुई थी वो फिर अपने आप ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि तब तक ये ईजमेंट रहेगी जब तक कि आपकी अपनी लैंड पे खुद से कुदरती तौर पे वो आसानी ना पैदा हो जाए। जब तक नहीं होती तब तक आप ईजमेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दूसरी की लैंड यूज़ कर सकते हैं। क्वाजी ईजमेंट को हम कहते हैं अनदर टाइप ऑफ ईजमेंट। Before land is divided or shared between people, the owner might use one part of the land to help another part, like using one area as a path to reach the back garden. After the land is divided and two people own it, the new owner might still need to use that path. This is called quasi easement. यहाँ पे कह रहे हैं कि एक लैंड थी, ठीक है, पहले ये लैंड एक ही बंदे की थी, बाद में ये लैंड जो है दूसरे बंदे ने भी खरीद ली। लेकिन हुआ ये कि इसमें बेसिकली खरीदना बेचने वाला सीन को अगर हम हटाएं तो यहाँ पे देखें कि दो भाई हैं, मिसाल के तौर पे ये दो भाई हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, दोनों इस लैंड के मालिक हैं, सही है। अब दोनों भाई कहते हैं ठीक है हम अपनी लैंड तो एक ही रखते हैं लेकिन इनके बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। अब रास्ता जो है सिर्फ
इसके साइड से गुजरता है, इसकी लैंड पर रास्ता ही नहीं गुजरता। यानी कि जो ए भाई हैं उनकी लैंड से रास्ता गुजरा है, लेकिन बी की लैंड पे रास्ता नहीं है। तो बी वाला ए से कहेगा कि ठीक है, आप अपनी लैंड से थोड़ा सा रास्ता मेरे लिए खोल दें ताकि मैं आपकी लैंड को यूज़ करके, आपके लैंड का हिस्सा यूज़ करके मेन रोड तक पहुँचूँ। यानी कि लैंड एक ही है, दो पार्टनर्स हैं या दो से ज़्यादा उस लैंड पे मालिक हैं, और उन्हें अपनी एक ही लैंड में डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। ठीक है, कि ये फ़लाँ भाई की लैंड है, ये फ़लाँ की है, फ़लाँ की है ये एक ही लैंड। अब रास्ते के लिए जो है ईजमेंट वो लोग रख सकते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाजी ईजमेंट, यानी कि दोनों ओनर्स उस रास्ते को यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे लिखा है द लॉ सेज दैट इफ द पाथ वाज being used regularly and is clear and important to use it, that the person can keep using it just like before। यहाँ पे कह रही हैं कि एक रास्ते को यूज़ करना उनके लिए ज़रूरी है और वो रास्ता रेगुलरली यूज़ किया जा रहा है, तो प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा रहा है, और उसको रास्ते को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं आपके पास यूज़ करने का। तो ऐसी सिचुएशन पे जो पर्सन यूज़ कर रहा है ना उस रास्ते को, वो उस रास्ते को परमानेंटली भी यूज़ कर सकता है, और जिस बंदे ने उस लैंड को दिया है रास्ते के लिए, वो भी फिर परमानेंटली दूसरे बंदे को दे सकता है यूज़ करने के लिए। ठीक हो गया, तो ये इसमें बात लिखी क्वाजी ईजमेंट के बारे में। अब आता है लाइसेंस। लाइसेंस को कहते हैं परमिशन टू डू समथिंग। अब ईजमेंट के लिए आपको एक लाइसेंस मिलता है, वो हम पहले पढ़ते हैं। लाइसेंस इज नॉट द सेम एज एन ईजमेंट। लाइसेंस इज जस्ट परमिशन गिवन बाय समवन टू अनदर पर्सन टू डू समथिंग ऑन देयर लैंड। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अ लाइसेंस मीन्स समवन अलाउज यू टू डू समथिंग ऑन देयर लैंड। अब लाइसेंस को ईजमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। ईजमेंट में क्या होता है कि आप किसी की लैंड को ईजमेंट में आप यूज़ करते हो रास्ते के लिए, कि आपको घर में रास्ता नहीं पहुंच रहा, लैंड तक रास्ता नहीं पहुंच रहा, रोड नहीं है, पाथवे नहीं है, तो उस सिचुएशन पे आप ईजमेंट ले सकते हो, या आपकी लैंड पे पानी नहीं आ रहा तब आप ले सकते हो। लेकिन लाइसेंस कुछ और होता है। लाइसेंस का मतलब है आप किसी की लैंड को यूज़ कर रहे हो कुछ कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, वो होता है लाइसेंस। ठीक है, और ईजमेंट का मतलब होता है कि आप जो है प्रॉपर्ली अगले बंदे से परमिशन ले रहे हो रास्ता यूज़ करने के लिए, पाथवे यूज़ करने के लिए, लेकिन उनकी लैंड पे आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्ट तभी करोगे जब आपने लाइसेंस लिया हो। अब लाइसेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। What is a license? License means someone allows you to do something on their land, like selling food in a canteen at a school। यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइसेंस मिलने से क्या होता है कि आप अगले बंदे की प्रॉपर्टी या लैंड पे कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि एक स्कूल है, उसके अंदर एक बंदा आके कैंटीन खोल रहा है, तो कैंटीन खोलने के लिए पहले तो वो लाइसेंस लेगा, स्कूल से परमिशन लेगा, तब ही वो उस स्कूल में जो है कैंटीन खोलेगा। ठीक है, उसके अलावा और भी एग्जांपल देखते हैं। पार्किंग योर कार ऑन समवन्स ड्राइववे, यानी कि किसी बंदे ने एक ड्राइववे बनाया है, उस पर पार्क कोई बंदा खाम खा बेवजह नहीं कर सकता, और उस ड्राइववे पे पार्क करने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा उनसे। ठीक हो गया। उसके अलावा यूजिंग देयर लैंड फॉर अ पार्टी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी की लैंड को आप पार्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कोई बंदा कहता है कि मेरी फ़लाँ जगह पे कोई सेलिब्रेशन होना चाहिए, बहुत से लोग आएँ, तो मैं फ़लाँ बंदे की ज़मीन पे करूँ, तो फ़लाँ बंदे की ज़मीन पे कोई भी आप पार्टी कर रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन करके कोई अरेंजमेंट करा रहे हो, तब भी आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स डाली हैं जो आपको मजीद आती हैं एग्जाम्पल, वो भी आप इसमें मैंशन कर सकते हैं। यू डोंट ओन द लैंड एंड यू कांट सेल द राइट टू समवन एल्स, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी परमिशन। यहाँ पे कहते हैं कि जब आपको लाइसेंस मिलता है तो आपको ये चीज़ नहीं मिल जाती कि आप अगले बंदे की लैंड ही जाके बेचो। लाइसेंस मिलने का मतलब ये है कि आप उसकी लैंड पर जाके कुछ कंस्ट्रक्शन करा सको, और उस कंस्ट्रक्शन का ही आप लाइसेंस लोगे। यानी अगर आपने कंस्ट्रक्शन करने के अपने ज़रूरी काम के लिए तभी आप लाइसेंस ले सकते हो, या आपने कोई मतलब किसी पार्किंग के लिए करनी है तब आप लाइसेंस ले सकते हो, वरना आप बेच नहीं सकते, ना ही उस पर कोई और काम कर सकते हो। यानी कि लाइसेंस जिस पर्पज़ के लिए लिया है आप वही उस पर कर सकते हो। अगर कुछ और करना है तो उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। Next heading is important features of a license. Is a personal, is not forever, it doesn't give ownership, is not inheritable। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लाइसेंस होते हैं पर्सनल होते हैं, यानी कि ओनली यू कैन यूज़ इट, यानी कि जिस बंदे ने लाइसेंस लिया है सिर्फ वही बंदा जो है लाइसेंस को यूज़ कर सकता है, उस पर अमल कर सकता है उस बंदे की लैंड पे। ठीक है, इट्स नॉट फॉर एवर, यानी कि आपने एक दफ़ा लाइसेंस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी आप उसकी लैंड पे कब्जा कर लो, बल्कि जितने वक्त का टाइम पीरियड लाइसेंस का लिखा गया, यानी कि लाइसेंस जब आप लेते हो ना उस पर एक टाइम पीरियड सेट होता है। जैसे कि 2025 में अगर किसी ने लाइसेंस लिया है उस पर टाइम पीरियड सेट हुआ है 2030 तक का, तो जब 2030 आ जाएगा तो ये लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, तो उसको एक नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो लाइसेंस होते हैं ना ये एक्सपायर हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं रहते। इट डजंट गिव ओनरशिप, यू डोंट ओन द एनी पार्ट ऑफ द लैंड, यानी कि आपको लाइसेंस लेने के बाद ये नहीं होता कि आप जिसकी लैंड पे जितने हिस्से पे काम कर रहे हो
उसका आपको राइट मिल जाएगा कि आप उस लैंड को खरीद बेच सकते हो। ऐसा नहीं होता, जितना मर्जी भी आप चाहे पूरे लैंड पे कर रहे हो काम या आधी लैंड पे भी कर रहे हो किसी की और लाइसेंस लेके कर रहे हो, तो आपको बस जैसी लाइसेंस ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, आपके पास राइट ख़त्म हो जाएगा उसकी लैंड के अंदर घुसने का, काम करने का। ठीक है, आपको कोई भी लैंड की पक्की ओनरशिप नहीं मिलनी। इट्स नॉट इनहेरिटेबल, योर चिल्ड्रन और फैमिली डोंट गेट इट इफ़ यू पास अवे, यानी कि आपके बाद ये जो लाइसेंस की जो अथॉरिटी है ना ही आपके बच्चों को मिलेगी, बीवी को मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलनी। ये जो लाइसेंस की अथॉरिटी है ये आप तक ही महदूद रहेगी। आपके मरने के बाद ये लाइसेंस की जो अथॉरिटी है, ओनरशिप है, आपके बच्चों तक नहीं जाएगी। डिफरेंस बिटवीन लाइसेंस एंड ईजमेंट। फीचर्स। ओनरशिप, यहाँ पे लिखा है नॉट रिलेटेड टू लैंड ओनरशिप, रिलेटेड टू लैंड ओनरशिप। यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइसेंस जो है आमतौर पे लैंड ओनरशिप के लिए नहीं मिलता, लाइसेंस हर तरह की चीज़ों पे मिलता है। जैसे कि गाड़ियों के लिए लाइसेंस मिलता है, गाड़ी किस जगह पे चलानी चाहिए उसका लाइसेंस अलग से होता है, गाड़ी अगर पार्क करनी है उसकी लाइसेंस और होता है, किसी की स्कूल में जाके कोई कारोबार करना, कैंटीन खोलनी है उसका लाइसेंस होता है। यहाँ पे लैंड के अलावा भी बहुत से लाइसेंस मौजूद होते हैं। लेकिन जो ईजमेंट है, ईजमेंट सिर्फ और सिर्फ लैंड ओनर से रिलेट करता है, यानी कि लैंड्स के ऊपर ईजमेंट लेना उससे रिलेट करता है, तो इसमें ओनरशिप मिलने के चांसेस भी होते हैं ईजमेंट में। सही है। ट्रांसफर अब आ जाता है, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर्स, गोज विद द लैंड टू द नेक्स्ट ओनर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लाइसेंस है वो तो ऑब्वियसली आपके अगली वारिस के पास नहीं जाता, अगले इनहेरिटेड पीपल के पास नहीं जाता। इनहेरिटेड पीपल कौन होते हैं? आपके वारिस होते हैं, आपके बच्चे, ठीक है। लेकिन ईजमेंट में क्या होता है कि ईजमेंट आगे ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी कि आज आपकी जगह जो ईजमेंट यूज़ करें, आप अगर ईजमेंट यूज़ करें तो आपकी औलाद भी उसी ईजमेंट को यूज़ कर सकती है, ठीक है। लेकिन लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। अगला है पर्सनल राइट। येस, नो, इट्स नॉट अ प्रॉपर राइट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लाइसेंस है वो एक पर्सनल राइट होता है। पर्सनल मीन्स कि एक बंदा अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए, ज़ाती पर्पज़ के लिए लाइसेंस बनाता है अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन ईजमेंट में ऐसा नहीं होता। नो, इट्स अ प्रॉपर्टी राइट। जो ईजमेंट होता है वो प्रॉपर्टी राइट है, यानी कि आप लैंड टू लैंड पाथवेज और वाटर ट्रांसफ़र इन मैटर्स के लिए यूज़ करते हो, तो ये पर्सनल नहीं होता, ये आपके लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल नहीं होंगे, लेकिन लाइसेंस में पर्सनल होता है। कैन बी कैंसल्ड, यहाँ पे लिखा है यस, यूजली बी कैन बी कैंसिल। यहाँ पे कहते हैं जो लाइसेंस है वो आराम से कैंसिल हो सकता है। नो, यूजली परमानेंट। यहाँ पे कहते हैं जो ईजमेंट है वो इतना आराम से कैंसिल नहीं होती, वो परमानेंट बन जाती है, क्योंकि एक दफ़ा कोई रास्ता यूज़ करना शुरू हो जाए तो उसके आगे से रिलेटिव और गाँव के इर्द गिर्द के लोग वो भी यूज़ करने लगते हैं, तो ये परमानेंट बन जाता है। लेकिन लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। लीगल एक्शन, कैन नॉट सू अदर यूजिंग इट, कैन सू इफ़ समवन ब्लॉक्स इट। यहाँ पे कहते हैं कि आप किसी को सू नहीं कर सकते अगर कोई बंदा लाइसेंस लेके कोई काम कर रहा है, यानी कि एक बंदा लाइसेंस लेके कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है किसी की लैंड पे, तो कोई और बंदा आके उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं करा सकता। लेकिन यहाँ पे ईजमेंट में ऐसा नहीं होता। ईजमेंट में क्या कहा है कि एक दफ़ा आपने किसी का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, तंग किया है किसी को ईजमेंट यूज़ करने से, यानी कि एक बंदा ईजमेंट यूज़ कर रहा है, आपने उसको ब्लॉक किया है, तो चांसेस ये हैं कि जिस बंदे को आपने ब्लॉक किया है उसको आप कोर्ट लेके जा सकते हो, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे आपको किसी ने कहा है कि आप मेरी लैंड यूज़ कर लो रास्ते के लिए, और वही बंदा बाद में आके उसकी औलाद कहती है कि आप मेरी लैंड अब यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उसको इस पर्पज़ के लिए कोर्ट में जाके सू कर सकते हो कि इसके वालिद ने मुझे 20 साल तक रोका नहीं, 30 साल तक रोका नहीं, अब ये मुझे क्यों रोक रहा है, ठीक है। तो ईजमेंट में आप सू कर सकते हो, अगले को कोर्ट लेके जा सकते हो। लेकिन लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। लाइसेंस में अगले बंदे ने अगर लाइसेंस लेके कोई काम करे तो आप उसको सू नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं लेके जा सकते। अगला आखिरी इसमें पॉइंट लिखा गया है इनहेरिटेबल पे लिखा गया नो। यहाँ पे जो लिखा गया, यहाँ पे क्या गया कि जो लाइसेंस है वो इनहेरिट नहीं होता, लेकिन जो ईजमेंट है वो इनहेरिट हो जाती है, ठीक है, बेस्ड ऑन परमिशन, लॉ, लॉन्ग यूज़ एंड नेसेसिटी। यहाँ पे कहते हैं जो ईजमेंट लाइसेंस जो है आपको परमिशन से मिलता है, ठीक है, आपको उस अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, जिनकी लैंड पे काम करना चाहते हैं, तो उनसे परमिशन लेनी होती है, फिर लाइसेंस बनता है आपका। लेकिन ईजमेंट में ऐसा नहीं होता। ईजमेंट में आपको लॉ से मदद मिलती है, या लॉन्ग यूज़, अगर आप 20 साल से या 60 ईयर से यूज़ कर रहे हैं तो जो है आपको मिल जाती है ईजमेंट, या ज़रूरत की वजह से मिलती है, यानी कि अगर आपके लैंड पर पानी नहीं आ रहा या जो है पाथवे नहीं है तब आप यूज़ कर सकते हो। तो ईजमेंट जो है विदाउट परमिशन भी मिल सकते हैं, लेकिन लाइसेंस जो है विद परमिशन ही मिलेगा। तो इतना ही था इस टॉपिक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। एंड और भी कोई टॉपिक पे वीडियो अगर बनवानी है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, अगर यूट्यूब पे नहीं है तो आप मुझे कमेंट लाजमी करें, तो मैं उस टॉपिक पे लाजमी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।